हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो हैपिंग वेरी वेरी गुड। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हमारा चालू है द अल्टीमेट पावर रिवीजन फॉर अपकमिंग सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अपने डेली बहुत शानदार तरीके से हर एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, जहां डिटेल में सारे कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, कुछ एलिस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे चीज़ हम करते चल रहे हैं ताकि हमारा बेस्ट से बेस्ट तरीके से रिवीजन हो सके। हाँ या ना में जवाब देंगे। यस सर। आज अपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? आज अपने स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, द ईजीएस्ट चैप्टर मैं तो बोलूँगा, विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या मजाक कर रहे हो सर? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर तो हमें सबसे खतरनाक लगता है। मैं बता दूँ, सबसे ईजी चैप्टर है। येस आई अंडरस्टैंड, थोड़ी लेंदी है ये चैप्टर, यूनिट्स में बांटा हुआ है ये चैप्टर। अकॉर्डिंगली सोचो, यूनिट वाइज ब्रेक करके पढ़ो, पार्ट बाय पार्ट, एंड आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अपने करते करते मैं आपको सारी बातें बताते चलूँगा, ठीक है ना। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? यस गाइस। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। आ जाओ फुल स्क्रीन में, लेट अस स्टार्ट। शुरू करने से पहले हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग फ्रॉम माई हैंड रिटेन नोट्स, जो मैंने पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बनाया है, जिस बुक का मैंने नाम दिया है, कौन सा बताओ? अब आपको मालूम है, FM डाइजेस्ट। दिस इज़ द बुक। ये बुक है FM डाइजेस्ट, जिसमें सारे कंसेप्ट, जो मैं आपको यहाँ पे भी PDF दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो इस बुक में है। ये पूरी बुक मैंने बनाई है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये बुक में सारे कंसेप्ट्स कवर्ड है, सारे चीज़ इसमें लिखे हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। आप रेस्ट एश्योर्ड रहो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये बुक रिविज़न के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं बताऊँ, बहुत बच्चों का फीडबैक आया कि सर एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले हमारे लिए ये किताब एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हुआ था। सो गाइज, आई वॉन्ट फ्रॉम माई साइड कि मैं आपको ये बुक दूँ फॉर अल्टीमेटली फ्री। आपको क्या करना है? उसके लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको भर दो, एंड आई विल मेक श्योर दिस बुक इज़ डिलीवर्ड टू यू एंटायरली फॉर फ्री। आर यू ऑल विथ मी गाइज? यस। तो फटाफट से गूगल फॉर्म लिंक भर दो, बुक आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते में, एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। अपने स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वार्म अप करेंगे, सब करेंगे। एक बार फटाफट से देखो मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 नंबर का वेटेज रहता है इस चैप्टर का, ठीक है ना। कितना वेटेज? मैंने कहा 10 नंबर का, विच इज़ आउट ऑफ व्हाट? 100? नो, विच इज़ आउट ऑफ 50। 50 नंबर FM, सबको पता है ना अपना, 50 + 50 है पेपर, FM SM, राइट। तो ये इस 50 में से 10 का वेटेज है, इस 50 में से 10 का वेटेज है वर्किंग कैपिटल को। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे चैप्टर का। 20% का वेटेज है, छोड़ने की गलती करेंगे क्या? किसी में है हिम्मत छोड़ने की? नहीं यार, MCQ में पूछ रहे तब क्या करोगे? केस स्टडी बेस्ड MCQ में कोई चांस नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना अपने को। समझ में आ रही है? यस सर, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बड़ा डिफिकल्ट है। मैं बताऊँ, डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता इससे इंस्टीट्यूट, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस बनाता है, लॉजिकल चीज़ पूछता है, उसका आंसर करना है। अब इसमें एक बार बात देखो मेरे, ये चैप्टर को 6 यूनिट में इंस्टीट्यूट ने खुद ही बांट के दिया है। अब बेचारा इंस्टीट्यूट खुद इस चैप्टर को 6 यूनिट में बांट के दे रहा है, और हम उसको एक चैप्टर समझ रहे, इतनी बड़ी क्वांटिटी समझ रहे। क्यों भाई? ब्रेक कर लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन टू WC मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट यूनिट, जिसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट निकालने के लिए कहा गया है। 2-3 तरीक़ों से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की गई है, वो अपने को करना है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, मैंने लिख दिया। सेकेंड यूनिट है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। इवन रीसेंट एग्जामिनेशंस विच इज़ जनवरी 25 एग्जाम्स, उसमें पूछा था कैश बजट, मतलब कि कैश मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ गया कैश बजट का, तो जनरली इतना पॉपुलर नहीं माना जाता, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑल्सो गुड कंसेप्ट, गुड टॉपिक, बट मटेरियल कॉस्टिंग में आपका इन योर सब्जेक्ट कॉस्टिंग कवर्ड है। तो सिंस वो वहाँ कवर्ड है, तो ICAI ने डबल रिपीटेशन नहीं किया, विच इज़ गुड। फुल कुडोज टू ICAI फॉर दैट। बट येस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पढ़ना तो है, बट कॉस्टिंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई बिकॉज फैक्टरिंग बोल के एक टॉपिक इसमें है, जो कि एक वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ ICAI। फैक्टरिंग बहुत प्यार से, बहुत तरीक़ों से पूछता है, कभी थ्योरी में पूछता है,
कभी आपका सम में पूछता है, और ऑफ लेटली फैक्टरिंग आया हुआ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम से फैक्टरिंग आ जाए, तो बहुत अच्छे से अपने पढ़ेंगे। पेबल्स मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक है, पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, छोटा सा एक टॉपिक है जो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपके मटेरियल में दिया हुआ है, विच इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, कभी नहीं आया पेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। एंड लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी बोल के एक टॉपिक और है, जो कि एक थ्योरी टॉपिक है, मोस्टली चैप्टर 1 चैप्टर 2 से कवर्ड हो जाता है चीज़, कोई बहुत नई बातें नहीं दी हुई हैं, बट येस फॉर योर थ्योरी क्वेश्चन विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ FM डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, वहाँ के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होता है, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया, अपने को ये समझ में आया कि जो मैंने ग्रीन से लिखा ना सर, जो मैंने ग्रीन से लिखा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर प्रैक्टिकल पोर्शन फॉर आर एग्जामिनेशंस विच इज़ चैप्टर यूनिट दिस, यूनिट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट। ये 3 यूनिट्स अपने को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। आर यू आर विथ मी? यस। बाकी ये तो अपना है ही नहीं, तो हटा दो, ये वाला अपने कर लेंगे, बट येस ये 50-50 एग्जाम से एक दिन पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। एंड ये थ्योरी है, थ्योरी को जितना इंपॉर्टेंट, जितना वेटेज, जितनी शिद्दत से आप पढ़ते हो अकॉर्डिंगली आकलन करना उसका और पढ़ाई करना। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि सर थ्योरी अगर मैं एकदम ही छोड़ के जा रहा है, कोई बच्चा एकदम छोड़ के जा रहा है, तो भाई ये अकेला ये पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो बच्चा थ्योरी में मेहनत कर रहा है, 1 और 2 पढ़ रहा है, तो भाई ये भी अच्छे से पढ़ लो, तब इसको क्यों छोड़ना जब आप थ्योरी पे मेहनत कर ही रहे हो। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। आज अपने क्या करेंगे, आज अपने पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट एंड द सेकेंड यूनिट। आज एक दिन में 2 यूनिट कर लेंगे, कल लास्ट के 2 यूनिट्स करके ख़त्म कर देंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस। अब आ जाओ हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर को समझना और सारी चीज़ों में। सो हमारा चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले अपने पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन सबसे पहले आप मुझे ये बता दो वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कौन सा बच्चा कमेंट करके बताएगा, बताओ, कमेंट कर दो। एक ठो कमेंट में लिख दो सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा आपको क्या नॉलेज है। हमने पहले पढ़ा है, हमने पहले डिस्कस किया, आपने फुल क्लासेस लगाई होगी अगर एफएम की, तो आपने उस समय भी सीखा है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिटेल में पढ़ा है। बताओ बताओ फटाफट से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाईज का। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हमारे डेली ऑपरेशंस में जो पैसा लगता है, हमारे डेली ऑपरेशंस में जो पैसा लगता है, दैट इज़ माय वर्किंग कैपिटल। अब आप एक बच्चे हैं, अब आप सी इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आर्टिकलशिप में जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे तो डेली आपका क्या खर्चा है समझ लो, वो आपके लिए आपका वर्किंग कैपिटल है। मतलब आपको दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, जो रूट आप लेंगे, बुक्स, पेंसिल, पेपर, पेन, कॉपीज़, ट्यूशन क्लासेस, जो भी चीज़ आपको डेली खर्चा लग रहा है, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रॉ मटेरियल परचेज करना, मार्केटिंग के खर्चे करना, इंश्योरेंस के खर्चे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, हमने कहाँ पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? इन द चैप्टर लेवरेज। याद आया मेरी बात? यस। लेवरेज में हमने सीखा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच लीड्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज, येस और नो? यस। सो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने वहाँ सीखा, दैट इज़ अल्टीमेटली माई वर्किंग कैपिटल। फॉर दैट एक्सपेंसेस आई नीड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अपने कैसे लाती है कंपनी? आप जब आगे बढ़ोगे, इंटर क्लियर करोगे, ऑडिट करने जाओगे कंपनियों का, तो आप देखोगे कि जितनी भी कंपनीज है जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, सब ना वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखती है। बिकॉज वर्किंग कैपिटल लोन इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन विच अ कंपनी टेक्स फ्रॉम अ बैंक टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, जो उसका करंट एक्सपेंसेस उसको मीट करना पड़ता है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का लोन लेता है। समझ में आया? समझ में आई मेरी बात? तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा? आपको सारा डेटा फिर से दे दिया जाता है, बस बोलता है कि भाई कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा कैलकुलेट करके दे। तो कैलकुलेट करेंगे, उसको देंगे और वो जाके लोन लेगा बैंक से। समझ में आ गई बात? आर यू ऑल विथ मी? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं? आगे बढ़े, चैप्टर के अंदर घुसे। अब पूरी भूमिका हमने बांध ली, इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमेशा हम स्टार्ट करने से पहले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो डन। एंड लेट अस नॉट डीप डाइव इनटू आवर चैप्टर। चलो बुक से भी पढ़ा देते हैं फटाफट से एकदम बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल, WC refers to the short term funds required for daily operations of an organization। स्मॉल क्रिस्प डेफिनेशन लिखा है मैंने, समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए, और ऐसे रट्टा का रिक्वायरमेंट ही ना हो, जो मन में जो बातें आई वही मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना? इजी। आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों बोलते हैं हम? देखो, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो आगे आएगा, सब पढ़ाएंगे आपको आगे। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है
नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज जस्ट करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज सी ए माइनस सी एल. अब सी ए माइनस सी एल अपने क्यू वर्किंग कैपिटल जनरली नेट वर्किंग कैपिटल ही रेफर करते हैं, बिकॉज मेरा जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो मीट करने के बाद क्या पैसा मेरे को बच रहा है ताकि मैं अपने खर्चे और मीट कर पाऊँ, दैट इज़ माई वर्किंग कैपिटल. ठीक है, सिंपल है. सी ए माइनस सी एल इज वर्किंग कैपिटल, याद रहेगा. यस, आगे आओ. करंट एसेट्स क्या बोलता है भाई? करंट एसेट्स क्या होता है बताओ फटाफट से, बेसी टाइम नहीं लेंगे. हाँ, अपने को ऐसे एग्जाम में व्हाट इज करंट एसेट्स कभी नहीं आने वाला. छोटा छोटा सा बात करके आगे बढ़ते जाएंगे. एग्जांपल्स दे दो फटाफट से. इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स, कैश, ऑल आर माय करंट एसेट्स. यस और नो? यस. खासियत क्या है करंट एसेट्स की? जो नाम में ही लिखा है करंट. करंट करंट वर्ड का मतलब 31 मार्च 2025 को ईयर एंड होता है. ठीक है, 31 मार्च 2025 को ईयर एंड होता है. उस दिन बुक्स में है करंट एसेट्स ₹1,00,000. ₹1,00,000 का करंट एसेट्स है 31 मार्च 25 को. कोई दिक्कत है? क्या बोल रहा हूँ मैं? 31 मार्च 25 को बुक्स बन रहा है, करंट एसेट्स है 1,00,000. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 1,00,000 है ना, ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएगा. क्या बोला मैंने? करंट वर्ड लिखा था ना भाई, करंट. ये जो करंट वर्ड है ना सी, ये सी का मतलब है कि जो 1,00,000 का करंट एसेट्स है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड करंट एसेट्स. ठीक है ना? सर 12 मंथ्स क्यों मानते हैं? सर 12 मंथ्स कहाँ लिखा है? अब नॉट 12 मंथ्स का लॉजिकली बोला जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मेरा जो एसेट्स रियलाइज हो जाएगा दैट इज करंट एसेट्स. ऑपरेटिंग साइकिल को ना जनरली 12 मंथ्स का माना जाता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को. व्हाई? बिकॉज मोस्टली कंपनीज अपने सारे ऑपरेशंस 12 मंथ्स पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं. मैक्सिमम जगहों पे एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक है मेजर करने के लिए. दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड 12 मंथ्स. आप जहाँ पे भी जिन भी कंपनियों में काम करोगे 12 मंथ्स में काम हो जाएगा. बट एक क्वेश्चन, सर क्या सारे कंपनीज का ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का होता है? यस और नो? नो. वाई? सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डायमंड मेकिंग कंपनी है, अल्कोहल मेकिंग कंपनी है, इन सब का क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल गोज बियॉन्ड 12 मंथ्स, बिकॉज टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स को ला के फिनिश गुड्स तक बनाने में, एंड देन उसको सेल करके पैसे इकट्ठा करने में, पैसे कलेक्ट करने में. समझ में आया? जैसे अल्कोहल हुआ, अल्कोहल को बनने में कितना हमें देखते हैं 12 ईयर्स, 120 ईयर्स, कितने साल के पुराने पुराने अल्कोहल बॉटल्स आते हैं. सो दैट मीन्स कि वो उसका वर्किंग कैपिटल, उसका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबा जा सकता है. समझ में आया? क्लियर है? ईजी था? कुछ हमने अलग बात कर दी क्या? कुछ हमने ऐसा कह दिया कि हमें एकदम नहीं पता था? नो, सारी चीज़ें हमें पता थी, हम हाँ 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 करके आगे बढ़ते चल रहे हैं. ठीक है ना? आओ, करंट एसेट्स हमने अच्छे से सीख लिया. करंट लायबिलिटीज उसका उल्टा, जो हमारे करंट एसेट्स का उल्टा करंट लायबिलिटीज, मतलब डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स. हमने एडवांस पेमेंट किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. करंट लायबिलिटीज मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स में 31 मार्च को अगर करंट लायबिलिटीज 1,00,000 का है तो मतलब 31 मार्च 26 के पहले वो 1,00,000 में पे ऑफ कर दूंगा, सेटल कर दूंगा. क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को चुकता कर दूंगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को भी मैं पे कर दूंगा, या कोई अदर करंट लायबिलिटीज़ हुआ तो उसको भी सेटल कर दूंगा. ठीक है, सेम है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ो. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बोलता है भाई? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बोलता है? सुनो मेरी बातें, ध्यान से सुनो. इट इज़ अ प्रोसेस. हमने अभी सीखा वर्किंग कैपिटल क्या होता है. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है ना? ये एक प्रोसेस है टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. सिंपल. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब सी ए माइनस सी एल मैनेजमेंट. सी ए सी एल मैनेजमेंट मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का अच्छे से मैनेजमेंट हो. दैट इज अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. कोई नई बात की नहीं. आगे बढ़ते हैं. सिर्फ फटाफट सुनते चलो, है ना? बहुत ध्यान याद रखने का, रट्टा मारने कोई बात नहीं कर रहे हैं. जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं 2 बार बता दूंगा आपको, और स्लो चले जाएंगे उससे मैं थोड़ा. आओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा इंपॉर्टेंट है. हल्का इंपॉर्टेंट वाई? बिकॉज परमानेंट और टेम्परेरी वाला ये जो पोर्शन जो आता है ना, ये आपके एग्जाम्स में थ्योरी में पूछ लेता है. और मैंने नोट बनाते समय क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन चैप्टर के बीच में भी है ना, उसको भी इंक्लूड कर लिया, ताकि उसके लिए अलग से आपको मेहनत ना करना पड़े. समझ में आई मेरी बात? यस. सो सुनो मेरे साथ, एक बार ध्यान से सुनो ना, प्लीज़ सुनो ना. ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ग्रॉस और नेट. एक होता है वैल्यू बेसिस में, एक होता है टाइम के बेसिस में. ठीक है, 2 टाइप्स के वर्किंग कैपिटल में, एक होता है वैल्यू का बेस और एक होता है टाइम का. जो हमने अभी सीखा ना ऊपर, दैट वाज ऑल वैल्यू का बेसिस. मोस्टली
डे टू डे डेली पार्लेंस में वैल्यू बेसिस में ही वर्किंग कैपिटल मेजर हुई जाती है, बात की जाती है। आप किसी से जाके ऑडिट करने जाओगे, आप आर्टिकलशिप में जाके बोलोगे सर आपका वर्किंग कैपिटल कितना होता है। क्वेश्चन अगर आप करोगे सर वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी होती है, वर्किंग कैपिटल लोन आपने लिया है क्या, वर्किंग कैपिटल का मतलब ही वहाँ पे लोग समझते हैं ये दो वर्किंग कैपिटल ही समझते हैं वो। रादर सिर्फ जो सी ए माइनस सी एल है वही वर्किंग कैपिटल समझा जाता है। जो भी आपका ऑडिटी होगा, मतलब वहाँ के जो क्लाइंट होंगे, अकाउंटेंट होंगे, ऑडिट मैनेजर होगा वहाँ का, वो वर्किंग कैपिटल को सी ए माइनस सी एल ही समझता है। समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना में जवाब दो। यस। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू में एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस होता है एग्रीगेट ऑफ ऑल करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी, और नेट होता है सी ए माइनस सी एल। इस पर बेसिक चर्चा की दरकार नहीं है। टाइम के हिसाब से क्या होता है, और इंस्टीट्यूट ये वाला पूछता है आपको एग्जाम में, टाइम वाला, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा को ये मालूम है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करते हैं, क्लास में मल्टीपल टाइम्स हर चैप्टर में इसका डिस्कशन होता रहता है, तो बच्चा को ये दोनों तो मालूम रह जाता है। बट सर वेयर अ स्टूडेंट फाइंड्स डिफिकल्टीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, wherein ICI asks difference between permanent और टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल, या फिर स्पेसिफिकली इन दोनों के बारे में, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपने को ना इन दोनों का मतलब समझ के रखना। अगर मैं इन दोनों का मतलब समझ गया ना तो मैं आंसर कर दूंगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब नाम में ही मतलब है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल इज फिक्स्ड, इट्स परमानेंट, इट्स अ हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल। कुछ कुछ नाम है अलग अलग, वो मैंने बस बोले अभी। विच इज़ इन्वेस्टेड ऑन अ परमानेंट बेसिस, मतलब कोई चेंज उसमें होती नहीं, मतलब उसमें कोई चेंज होती नहीं, परमानेंट है वो स्टैटिक है। क्या है वो? स्टैटिक है, वो ऐसे फ्लक्चुएट नहीं मारता हार्ट बीट के जैसे। टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल नाम से समझ में आ रहा है टेम्प्रेरी है, कोई चीज़ टेम्प्रेरी होता है मतलब उसका अंदर बाहर होने का चांस ज़्यादा है। टेम्प्रेरी जॉब लगा है मेरा, मतलब मैं कभी भी जॉब से हट सकता हूँ, कभी भी वापस आ सकता हूँ, मेरा कोई पीरियड फिक्स्ड नहीं है। येस और नो? वर्किंग कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म नीड्स, हो तो नॉर्मल बात है, सारे वही होते हैं। विच इज़ फ्लक्चुएटिंग, मैं फ्लक्चुएट मार रहा हूँ, लाइक आर हार्ट बीट। वर्किंग कैपिटल और सॉफ्ट कोर, ये हार्ड कोर था तो ये सॉफ्ट कोर। सिर्फ नाम याद रख लेना, 2 बार इसको रीड कर लेना, काम हो जाएगा। और बढ़िया बात बताओ, एग्जाम में ना क्या बना के आपके लिए मैंने सुंदर से 2 ग्राफ दिए हैं अब यहाँ पे। ये 2 ग्राफ एग्जाम में बना देना, एग्जामिनर हो जाएगा खुश। 4 में 4, 2 में 2, 3 में 3, जो भी नंबर का क्वेश्चन आएगा दे देगा पूरा आपको। क्या है ये? एकदम प्यारा सा हमारा एग्जाम्पल, इधर आओ, प्यारा सा ग्राफ देखो। मैच्योर्ड बिजनेस, हमारा 2 मैंने इंस्टेंस लिए। एक इंस्टेंस मैंने लिया मैच्योर्ड बिजनेस, एक मैंने इंस्टेंस लिया ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस। पहले मैच्योर्ड बिजनेस की बात करते हैं। मैच्योर्ड बिजनेस क्या हुआ? सपोज हमारा HUL, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, ये क्या एक मैच्योर्ड बिजनेस है। एक ऐसा साइकिल पे पहुंच गया, एक ऐसा स्टेज पे ये बिज़नेस पहुंच गया है जहां पे बहुत ग्रोथ की संभावना अब नहीं है। सपोज जोमैटो इज़ अ ग्रोइंग कंपनी, जहां डेली कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है कंपनी में, दैट इज़ जोमैटो। बट HUL हुआ हमारा, मान लो कोई और मैच्योर्ड कंपनीज जितनी होती हैं, मान लो बिरला का कोई कंपनी है हमारा, TCPL टाटा कंज्यूमर का कंपनी हुआ, जो टाटा कंज्यूमर कंपनीज हुआ, ये सब मैच्योर्ड कंपनीज है, इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी इतना नहीं है। दैट इज़ वाई इसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में परमानेंट वर्किंग कैपिटल इस तरीके से ग्राफ, टेम्प्रेरी का मेरा फ्लक्चुएट मारता है लाइक अ स्टॉक प्राइस और लाइक अ हार्ट बीट। समझ में आया हमारा ग्राफ? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ ग्रोइंग बिजनेसेस, हमारा ग्रोइंग बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी ग्रो करता है, वर्किंग कैपिटल भी ग्रो करता है। इस तरीके से वर्किंग कैपिटल भी ग्रो करता है। विजुअलाइज कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? वाई? बिकॉज जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वर्किंग कैपिटल, मेरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल देखो एक लीनियर तरीके से ग्रो कर रहा है, बट टेम्प्रेरी मेरा क्या कर रहा है, ग्रो तो कर रहा है लेकिन सर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मारते मारते ग्रो करता है। समझ में आ गई बात? ये दोनों ग्राफ एक बार अच्छे से देख लो, विजुअलाइज कर लो, बस एक बार फोटो खींच लो दिमाग में ही अपना, मन में इसके फोटो उतार लो, सर हमने याद कर लिया, बस ग्राफ मन में ही फोटो उतार लो, आपका काम हो जाएगा। सो समझ में आई? समझ में आई? हाँ या ना में जवाब देंगे। हाँ सर समझ में आया। अब देखो आगे,
ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऑप्टिमम सा थ्योरी इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? थ्योरी इतना डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बुक में दिया हुआ है, हल्का थ्योरी पूछ लिया तो भी बाकी समझ में आनी चाहिए। एज अ टीचर मेरी कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, और एज अ स्टूडेंट आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि आप अपने टीचर की बात सुने और सुनते चले, भरोसा रखें, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंस के साथ कवर आपकी होती रहेगी, ठीक है ना। चलो, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, ऑप्टिमम वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मतलब सी ए और सी एल दो ही होता है वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स। वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट बताओ, सी ए और सी एल, सब बता दोगे आप लोग? यस। अब द थिंग हियर इज कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में ना मिक्सचर होना चाहिए। मतलब कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ करंट लायबिलिटीज, लेकिन कितना कितना हो कि मेरा वर्किंग कैपिटल को मैं बोल सकूँ ऑप्टिमम है ना। इधर केयरफुली यहाँ देखो, करंट रेशियो क्या होता है मालूम है? हाँ या ना में बोलो पहले तो। करंट रेशियो मालूम है सबको? करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दिस इज करंट रेशियो। मतलब 1 रुपये का करंट लायबिलिटी के लिए, 1 रुपये का करंट लायबिलिटी चुकता करने के लिए, पे करने के लिए कितने करंट एसेट्स एक कंपनी में होते हैं? सपोज इट इज 3:1। तो मतलब 1 रुपया का करंट लायबिलिटी के लिए 3 रुपया का करंट एसेट्स है, 3 टाइम्स करंट एसेट्स है फॉर 1 रुपी ऑफ करंट लायबिलिटी इन अ कंपनी, विच इज अ वेरी गुड साइन, अ फैंटास्टिक साइन फॉर एनी कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाई? बिकॉज सर करंट एसेट ज़्यादा होने से मतलब मेरे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की एबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज मोर, इज हाई, एंड दैट इज अ गुड साइन ओवरऑल बेसिस। गॉट इट? यस। सो नाउ मैंने जितना समझाया आपको, उससे आपको समझ में आ रहा है सर सी ए इज़ ग्रेटर देन सी एल। अगर मेरे 1 रुपये की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 80 पैसे हैं तो इट्स अ साइन ऑफ डेंजर, रेड फ्लैग है ये कंपनी में। अब डिपेंड करते, देखो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है तो अलग अलग तरीक़ों से देखना पड़ता है, बट थियोरेटिकली एक सिंपल तरीके से अपने पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए कंसेप्ट, तो अपने वहाँ पे उस तरीके से चलेंगे। नपोज व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे ना रेशियोज़ थोड़े हिल जाते हैं। वहाँ पे रेशियोज़ उतने आपके आइडियल तरीके से नहीं मिलते, बिकॉज उनका लार्ज स्केल काम होता है, बहुत सारे अनसर्टेनिटी से मीट करना पड़ता है, सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं, तो ये जो सी ए और सी एल वाली रेशियो है आपकी, वो हिल जाती है। बट नाउ फॉर आ एग्जाम परस्पेक्टिव, फॉर आ थियोरिटिकल नॉलेज, नॉट एज सच थियोरिटिकल नॉलेज बट एग्जाम्स के लिए सपोज अपने क्या सीख रहे हैं कि सी ए अगर लेस देन सी एल है तो इट्स अ साइन ऑफ ट्रबल। मोस्टली ये चीज़ सही बैठता है, ठीक है ना। एज द कंपनी वोंट हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। सी एच इक्वल टू सी एल मतलब बैलेंस्ड साइन है। 1 रुपये का करंट लायबिलिटी के लिए 1 रुपये का करंट एसेट्स है, ठीक ठीक बात है, बैलेंस है, 50-50 चल रहा है। अगर ग्रेटर देन सी एल है तो भाई इट्स अ ग्रीन फ्लैग, इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ ग्रीन फ्लैग, इट्स अ ग्रेट साइन। हमारा करंट एसेट्स मोर देन करंट लायबिलिटीज है तो भाई आगे बढ़ जाओ, इट हैज़ इनफ करंट एसेट्स टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आइडियल या ऑप्टिमम करंट रेशियो होता है 2:1। मतलब 1 रुपये करंट लायबिलिटी के लिए 2 रुपये करंट एसेट हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम या आइडियल करंट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ जान लो, कोई दरकार नहीं आगे। अप्रोचेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 3 टाइप के अप्रोच, एक एग्रेसिव अप्रोच, एक मॉडरेट अप्रोच, एक कंजर्वेटिव अप्रोच। क्विकली अब बताओ, देखना मत प्लीज़, ऐसे 3 चीज़ बताओ। चलो यहाँ पे देखो, अब हमने कहा एक एग्रेसिव अप्रोच, एक मॉडरेट अप्रोच, एक कंजर्वेटिव अप्रोच। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क। लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, कब कहाँ पे कितना होगा, कब कहाँ पर कितना होगा। एग्रेसिव अप्रोच में लिक्विडिटी कितनी होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। मैं एग्रेसिव अप्रोच जा रहा हूँ मतलब मैं सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं रख रहा, मतलब मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ। सफिशिएंट करंट एसेट्स होता तो मैं कंजर्वेटिव होता। कंजर्वेटिव मतलब क्या? डिफेंसिव होना। मैं डिफेंसिव नहीं, मैं एग्रेसिव हूँ तो मिनिमम लिक्विडिटी, एग्रेसिव हूँ तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी हाई, रिस्क इज़ हाई। देख लो, मिनिमम, मैक्सिमम। अब आप बताओ मॉडरेट में क्या होगा? ये चीज़ लिक्विडिटी क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, रिस्क क्या होगा? सब कुछ मॉडरेट हो जाएगा। और मेरा कंजर्वेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा, लिक्विडिटी मैक्सिमम, ये मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। इधर आओ, एक साथ तीनों देख लो। अब ईजी लगा इसमें? एग्ज़ाम में कैसे आएगा? एग्ज़ाम में पहली बात आने का चांस कम, आया तो मन से इसको अब इलैबोरेटेड सेंटेंसेस में आप लिख लोगे। समझ में आया? आपको लॉजिक समझना ज़रूरी है, लिखने का काम मुझे भरोसा है कि आप सी इंटर के बच्चे हो, आप कर लोगे अब,
ठीक है ना। बीकॉम दिया है ना आपने, अब बीकॉम का एग्ज़ाम देना चालू किया ना, तो आपको राइटिंग का तरीका मालूम है कैसे भरना है एग्ज़ाम में, यस और नो? हाँ सर। चलो आगे आगे बढ़ जाओ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट्स वर्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? हम पढ़ लेते हैं, बचपन से हमने बहुत बार सीखा होगा ये वर्ड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या था, कितना बार तो हम यह याद कर लेते थे। ऐसा छोड़ो ना, मतलब से क्या करना है याद करके आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब कुछ नहीं होता, फैक्टर्स ही होता है। फैक्टर्स क्या है? दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो ना दो ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स आपके किताब में दिए हुए हैं, एक है मैनेजिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल, एक है फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन दो ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स के बाद डिटेल में सारे फैक्टर्स का चर्चा आपके किताब में दिया हुआ है। मैंने ना फैक्टर्स के नाम यहाँ पे इस चार्ट में या इस डायग्राम में, इस फिगर में मैंने दे दिए। एलैबोरेटेड मैंने नहीं किया, मुझे उम्मीद है ये एलैबोरेशन आप कर लोगे। नाम एटलीस्ट आपको याद रहे, ब्रॉड हेड्स आपको याद रहे ना, सारे नहीं, एटलीस्ट 4 अगर कोई भी याद कर लिया आपने अंदर का, आप कर लोगे। तो उस पर अपने बेसिक डीप डाइव नहीं करते हैं, थोड़ा सा समझदारी से पढ़ाई करते हैं। दो डिटर्मिनेंट्स क्या है? एक है मैनेजिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल, एक है फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजिंग मतलब मैनेजिंग द लेवल ऑफ सी एंड सी एल, ऑल्सो मैनेजिंग ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। फिनेंसिंग का क्या है? इवैल्यूएटिंग एंड पिकिंग द बेस्ट सोर्स फॉर रेजिंग वर्किंग कैपिटल। ये है मैनेजिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल एंड सेकेंड इज फिनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? बेसी माथा पच्ची नहीं है, रीड कर लेना, आगे बढ़ेंगे, इस पर टाइम नहीं लगाते हैं। मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, ये आ सकता है बट स्टिल 50-50 है। देखो एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया कभी 3-4 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार तो आया, वैसे है, ठीक है ना। मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या है? 4 मेथड आपके बुक में दिए हैं जिससे हम वर्किंग कैपिटल नीड्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रिसाइज कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं होता, इट्स ऑलवेज एन एस्टिमेशन। प्रिसाइसली कोई बोल सकता है कि आप कल घर से निकलो, सारा दिन घर के बाद रात को आओ, आप प्रिसाइसली बोल सकते हो मेरा क्या खर्चा आएगा एक दिन का? अपने लेवल पे नहीं। अगर आप अपना एक प्रिसाइज खर्चा नहीं बोल सकते, सर मेरा कल मन हो गया कहीं पे कुछ समोसे खाने का तो मेरा एक्स्ट्रा 10 रुपया लग गया, तो आप प्रिसाइसली तो नहीं बोल सकते ना। अगर आप अपने लेवल पे प्रिसाइसली नहीं बोल सकते तो एक कंपनी कैसे प्रिसाइसली कैलकुलेट करेगी अपना वर्किंग कैपिटल? दैट इज व्हाट इज ऑलवेज एन एस्टिमेशन। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? मैं बोलो हाँ सर। चलो नेक्स्ट, मेथड्स क्या क्या है? एक ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, जितना लंबा ऑपरेटिंग साइकिल खींचेगा ना कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी उतना ज़्यादा चाहिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल हमने सीखा, आगे डिटेल में फिर पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि मैं आज रॉ मटेरियल ख़रीदा, फिनिश गुड्स बनाया, सामान को बेचा, पैसे कलेक्ट किए, क्रेडिटर्स को चुकता किया। ये पूरा जितने सारे मैंने इवेंट्स अभी आपको बोले, इस सारे इवेंट्स को होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ माई ऑपरेटिंग साइकिल। अगर मैं पूरा इवेंट कर लेता हूँ 90 डेज़ में, सपोज तो 90 डेज इज़ माई ऑपरेटिंग साइकिल, मैं साल में 4 बार ऐसे काम कर सकता हूँ। बट अगर पूरा काम होने में लगता 360 डेज़ तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल इज़ 360 डेज़। तो जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल उतना वर्किंग कैपिटल मुझे रिक्वायरमेंट हो सकती है, बिकॉज मेरा रुपया ब्लॉक हो जाएगा। करंट एसेट्स का होल्डिंग पीरियड से भी वर्किंग कैपिटल मेरा एस्टिमेट किया जा सकता है कि मेरा करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। रेशियो ऑफ सेल्स का बेसिस भी लगा सकते हो कि परसेंटेज ऑफ सेल्स कितने हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट होती है। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स में कितना रुपया आप लगा रहे हो उससे भी आप अपना वर्किंग कैपिटल परसेंटेज भी निकाल सकते हो। मतलब अगर मैंने मान लो कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट्स, तो अगर 25% इज द फिक्स्ड एसेट्स एंड 75% इज द करंट एसेट्स। वैसे समझो अगर मेरे नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही है मान लो, तो अगर 25% फिक्स्ड एसेट्स है मतलब 25% नॉन करंट एसेट्स है तो 75% करंट एसेट्स है। इस तरीके से भी आप एस्टिमेट कर सकते हो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। समझ में आ रही है? यस। चलो ऑपरेटिंग साइकिल सीख लो फटाफट से। अभी जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही चीज़ कि रॉ मटेरियल से WIP होके स्टॉक होके रिसीवेबल्स होके कैश बनने में वो जितना टाइम लगता है, फिर क्रेडिटर्स को चुकता भी करना पड़ता है। लिखना था लिख लो, क्रेडिटर्स भी सेटल होंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स को भी डायग्राम में लिख लो, डायग्राम में, और अकॉर्डिंगली आपका ग्राफ बन जाएगा। समझ गया? क्रेडिटर्स को चुकता करने में जो टाइम लगता है, जो -C मैंने किया है उसको कंसिडर करना पड़ता है। क्रेडिटर्स को माइनस क्यों किया मैंने? सर क्रेडिटर्स को माइनस क्यों किया? अगर किसी बच्चे का डाउट आया तो पहले बताओ तो। सर हमने क्रेडिटर्स माइनस क्यों किया? आपने रॉन्ग कर दिया, ओ ऐसा है क्या? सर हमने मिस्टेक कर दिया, ऐसा है क्या? बताओ ना एक बार, क्या सोच रहे हो आप लोग का, क्या दिमाग चल रहा है? नाउ द थिंग हियर इज क्रेडिटर्स को माइनस करना इज 100% राइट। द आंसर इज राइट। व्हाई? अब मैं जब अकाउंट्स रिसीवेबल या मेरे डेटर्स को ऐड करता हूँ, क्या लॉजिक है कि मेरा पैसा बनने में
और चुकता करने के बाद, क्रेडिटर को चुकता करने के बाद घर में आने में कितना टाइम लगता है, वो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल था। तो मेरा पैसा आने में, डेटर से पैसा आने में जब मेरा टाइम जितना लग रहा है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर से मैं जितना टाइम ले पा रहा हूँ उसको पैसे देने में वो माइनस होना चाहिए। हाँ बोलेंगे सब, वाई? अरे लॉजिकल बात है भाई, अगर मैं डेटर्स से पैसा मिलने में मुझे टाइम लग रहा है जिसको मैं ऐड करना पड़ रहा है मेरे वर्किंग कैपिटल में, तो जितना मैं डिले कर रहा हूँ सामने वाले को देने में, तो उसका वर्किंग कैपिटल उतना बढ़ेगा, मेरा वर्किंग कैपिटल उतना घटेगा। समझ में आई कि नहीं? ये है ए, ये है बी, ए और बी है, ऐसे मत लिखो, चलो एक लिखो आप, ठीक है? तो ए और बी से हो जाएगा, चलो ए और बी है, ठीक है? ए को बी को पैसा देना है, ए को बी को पैसा देना है, मतलब बी के लिए क्या है, ए डेटर है, डेटर फॉर बी, ये है डेटर फॉर बी, ये ठीक है। अब बी का ऑपरेटिंग साइकिल जब बनाएंगे, ऑपरेटिंग साइकिल बनाएंगे तो ये पीरियड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पीरियड ऐड हो जाएगा, ए वाला पीरियड ऐड हो जाएगा, यस और नो? यस। लेकिन ए जब अपना बनाएगा तो ये वाला पीरियड लेस करेगा, बिकॉज वो पैसा देने में लेट कर रहा है, अल्टीमेटली माइनस प्लस मेरा मैच होना चाहिए। ऐसे भी समझ लो, जैसे आपको समझना है समझ लो, लेकिन एकदम लॉजिकल बात है कि जितना ज़्यादा मैं टाइम क्रेडिटर्स को लगाऊंगा पैसे देने में उतना इट्स बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। जितना जल्दी मैं रॉ मटेरियल्स और मैं जितना जल्दी डेटा से पैसे ले लूँ, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। क्लियर है यहाँ पे बात? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? यस। आगे बढ़े? यस। फॉर्मूला भी देख लो छोटू सा, रॉ मटेरियल्स प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स इज़ माई ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है ना? कुछ भी आप पढ़ोगे ना, आगे आगे हाई लेवल पढ़ाई करोगे, सीए किया आपने, सीए के बाद मान लो आप एमबीए करिए, या कुछ भी आपने पढ़ाई किया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी आगे लाइफ में हर समय आपको ये सब लॉजिक काम आएगा। खुद का बिजनेस, जॉब, इंडस्ट्री, प्रैक्टिस, कुछ भी करो, ये नॉर्मल कंसेप्ट्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में, स्मार्ट बनने में। एक सामने वाले को नंगला चाहिए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड जस्ट नॉट बाय अ डिग्री बट ऑल्सो यू हैव नॉलेज, एंड नॉलेज की रिस्पेक्ट हमेशा है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है? इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ध्यान से करना प्लीज़। ठीक है? मैंने लिखा ही है इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होगा बताओ तो? हमने पढ़ा था, थोड़ा सा लिखो एक बार। हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है ना? पहले बताओ, पहले हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर पढ़ा है। इसमें पढ़ा था रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय एवरेज रॉ मटेरियल्स। एवरेज तब होगा जब 2 साल का, नहीं तो सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये हमको पता है। मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था एक चीज़, मैंने आपको बताया था एक चीज़ वहाँ पे, लैग पीरियड, क्रेडिटर डेज, डेटर डेज, कुछ भी टाइप का कलेक्शन पीरियड, पेएबल पीरियड, कुछ भी टाइप का पीरियड कैलकुलेशन, पीरियड कैलकुलेशन मतलब लैग पीरियड अगर है मान लो, या वेलोसिटी वर्ड भी है, वेलोसिटी मान लो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था 360 डिवाइड बाई 12, डिवाइड नहीं 360 या फिर 12 फॉर मंथ्स या फिर वीक्स के 52 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। हाँ बोलो सब बच्चे प्लीज़, याद आया सबको? यस। अब ये दो डेटा को देख के कुछ कर सकते हैं अपने, कुछ कर सकते हैं अपने। हाँ सर, मैं इजीली टर्नओवर रेशियोज़ को जो यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ, मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी अलजेब्रा बना सकता हूँ, एक तो इक्वेशन बना सकता हूँ। कैसे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वेलोसिटी का मतलब है RM डेज, ठीक है ना? रॉ मटेरियल कलेक्शन पीरियड बोल लो, जैसे भी इसको आप बोल लो, दैट इज़ योर RM डेज। समझ में आए किसकी बात कर रहे हैं? मैंने रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की। अब अगर मुझे रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है, RM का स्टॉक निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अब मुझे अगर RM का स्टॉक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ एक बार? इधर देखो, इधर देखो, ये यहाँ चला गया, ग्रीन से लिख रहा हूँ, RMC रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर। अब रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होगा? RMC रॉ मटेरियल टर्नओवर क्या होगा? इधर से आ जाएगा। अब ये इधर गया, वेलोसिटी नीचे आया,
डिवाइडेड बाय 360 इनटू रॉ मटेरियल डेज वेलोसिटी जो बोल लो, समझे आपने? क्या क्या समझ में आया किसी को? हाँ सर। जो हमने सीखा उसी इक्वेशन को हमने रिफ्रेश करके ऐसे लिखा। इससे मेरे को कैलकुलेट करके क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक या फिर डेटर्स का स्टॉक या क्रेडिटर्स का वैल्यू, सारे टर्नओवर रेशियोज को अकॉर्डिंगली यूज़ करके मिलेंगे इनके वैल्यूज़ को साथ में निकाल सकता हूँ फिर मेरा वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल अल्टीमेटली सारे वैल्यूज़, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक इज इन्वेंट्री प्लस डेटर्स सारे करंट एसेट्स माइनस जैसे एग्जाम्पल क्रेडिटर्स तो करंट लाइबिलिटीज़। तो वैसे मेरे को मिल जाएगा मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें क्या सीखना है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। क्लियर है? हाँ सर, आ जाओ आ जाओ। अब रॉ मटेरियल स्टॉक का मैंने आपको लिख के बताया, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय सर 360 लेते हैं, 365 लेते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन है, हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं एग्जाम के लिए। मैं बताऊं, 2 मिनट सुन लो, कभी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमेशा 365 लेके नोट दे सकते हो एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हो, क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलता हो कि 360 डेज देने। 10 में से 8 टाइम्स टू 9 टाइम्स बोल सकते हो, क्वेश्चन दे देगा कि 360 डेज लेके करना। 52 पे तो कभी आता नहीं है, 12 पे जनरली नहीं पूछता, 360 वाला ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, 360 ना जनरली दे देगा 360 लेके करना। अगर नहीं दिया तो टेक 365, गिव अ note that we have assumed 1 year to be 365 days and accordingly we have calculated the sums, we have solved the answers. ठीक है ना? Now one more thing here, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर क्वेश्चन में ना रॉ मटेरियल कंज्यूम का डेटा दिया हुआ हो कुछ 730, तो ऑटोमेटिकली 365 लेना, बिकॉज 365 इंटू 2 इज 730, बात ख़त्म। क्वेश्चन में अगर 720 दिया हुआ है तो 360 लेना, बिकॉज कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप कर पाओगे। हमेशा ये चीज़ भी अकॉर्डिंगली सोचना, ठीक है? अगर लेकिन लास्ट में क्वेश्चन जो बोले, अगर क्वेश्चन लिख दिया 360 डेज अज्यूम करो, फिर भी रॉ मटेरियल कंज्यूम 730 है तो भी 360 ही लेना, 2 पॉइंट जो आएगा वो कंसिडर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। एफजी स्टॉक क्या है? एफजी स्टॉक मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एफजी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस आया, सीओजीएस डिवाइडेड बाय वही इनटू एफजी होल्डिंग पीरियड। डेटर्स में मतलब क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय पीरियड इनटू डेटर्स पीरियड। सेम प्रीपेड में एक्सपेंसेस बाय 360 इनटू प्रीपेड का पेमेंट। कैश एंड बैंक कभी ऐसे नहीं निकलता, कैश एंड बैंक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, कैश एंड बैंक ऐसे थोड़ा ना निकलेगा, कैश एंड बैंक कभी ऐसे निकल सकता, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट कैश एग्जैक्ट बैंक की बात हो रही है ना। WIP स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 360 इंटू WIP होल्डिंग। अब हमेशा याद रखना पड़ेगा थोड़ा, WIP स्टॉक के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। क्रेडिटर्स के लिए तो क्रेडिट परचेसेस मालूम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। WIP के लिए हमेशा याद रखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। मैं इतना बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 3 टाइप के कॉस्ट आप सीखोगे अगले ही 2 मिनट में, अगले ही 5 मिनट में आप 3 टाइप के कॉस्ट सीखोगे। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ सीख रखा है वैसे आपने? सीखा है कहाँ बताऊँ मैं? कॉस्टिंग में, इन कॉस्ट शीट पढ़ा है तो सबने डे 1 में कॉस्टिंग का सिलेबस में, कॉस्टिंग के चैप्टर में, कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। कॉस्ट शीट क्या बोलता है हमारा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्या आता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऐड प्रॉफिट, वी गेट आवर फाइनल सेल्स। समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस 3 टाइप का कॉस्ट पे इंस्टीट्यूट फंसाने का कोशिश करता है, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सेट करता है कि बच्चा गलत ले ले। आप फिक्र मत करो, क्वेश्चन करा देंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले, गलती ना कर दे भैया कि मैंने गलती से सर गलती कर दी, मैंने सर गलती से गलती कर दी और क्या ले लिया बताओ तो? गलती से मैंने गलती कर दी और मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लिया। ऐसा मेरे को कोई बच्चा आके एग्जाम के बाद नहीं बोलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो WIP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, WIP के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कॉस्ट शीट करेंगे तो बताएंगे। आओ अब आप फटाफट से 1 मिनट में। जनरली क्वेश्चन मेंशन्स द डेज टू बी टेकन 360 और 365, नॉट मेंशन यूज 365 एंड गिव अ नोट, बात खत्म। जनरली क्वेश्चन मेंशन्स, मैंने लिख दिया, क्वेश्चन देता है 360 365 लेने के लिए।
सेफ्टी मार्जिन बोलेगा क्वेश्चन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। दो वर्ड यूज़ करता है इंस्टीट्यूट, सेफ्टी मार्जिन विच इज़ इक्वल्स टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। क्या हुआ ये दोनों, मतलब कि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को नेट करने के बाद आया 100 रुपये, सी ए माइनस सी एल आपका करके आएगा एग्जाम में 100 रुपया। क्वेश्चन में लिखा रहेगा सेफ्टी मार्जिन इज़, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सेफ्टी मार्जिन इज़ 15%। तो आपको क्या करना आंसर में प्लस 15% करना, विच इज़ 115 एंड यू आर डन। ठीक है, याद रहेगा, कर दोगे एग्जाम में। सेफ्टी मार्जिन हमेशा देता है, हमेशा देता है, बड़ा चंचल है, इंस्टीट्यूट को मालूम है बच्चा भूल जाएगा एग्जाम में। ये लास्ट में 15% ऐड करना भूल जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा 1 नंबर काटने का, 1 नंबर 2 नंबर जो भी उसका होगा मौका मिल जाएगा उसको काटने का। लेकिन हम हैं स्मार्ट, हम गलती नहीं करेंगे, हम मौका नहीं देंगे कुछ भी मार्क्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, चलो। सो कॉस्ट शीट में फटाफट से सर कॉस्टिंग की भी रिविजन हो रही है। देखो एफएम के सर को बोलो, कॉस्ट के सर को बोलो सर हमें भी एफएम का रिविजन कराने आओ। कॉस्ट शीट आपको पता है कॉस्ट शीट क्या बोलता है? कॉस्ट शीट मतलब चिट्टा कट्ठा है हमारे एक मटेरियल के, एक प्रोडक्ट के कॉस्ट का। ठीक है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। रॉ मटेरियल हमारा जो हुआ, मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट लेबर या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस से मेरे को मिलता था प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइमरी कॉस्ट जो कि मेरा एक प्रोडक्ट में लग रहा है। ठीक है, मान लो ये पेन है, ये पेन है, तो इस प्रोडक्ट का प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इस पेन की जो निप है, इस पेन की जो निप है, ये पेन की जो निप है, ये पेन की निप इसकी क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया एग्जाम्पल? डायरेक्ट लेबर मतलब जो लोग इसको असेंबल करेंगे, सारा चीज़ को रेडी करके बनाएंगे, वो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कोई और टाइप का डायरेक्ट खर्चा मेरा इस पेन को बनाने में लगता है, तो वो भी मैं ले लेता हूँ प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब मेरे जो फैक्ट्री है ना, मेरी जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये पेन बनता है, मालूम है आपको, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक का मीटर भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक का मीटर लेकिन मेरे हर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो अगर वैसा है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हुआ। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके हुए, जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट के लिए नहीं लग रहे हैं। ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में मुझे जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्टली उस बिजली का खर्चा इसका काम नहीं है, इसमें नहीं जुड़ता, तो ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, जिसको मैं फैक्ट्री कॉस्ट बोलता हूँ। इसको प्राइम कॉस्ट से जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट बोलता हूँ, बिकॉज फैक्ट्री के भी मैंने खर्चे इंक्लूड कर लिए। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब WIP और क्लोजिंग WIP को कंसिडर करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में जनरली देता नहीं देता, इट्स इररिलेवेंट, देता ही है। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हुआ, R&D कॉस्ट हुआ, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट हुआ, स्क्रैप सेल हुआ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते, तो ना WIP के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लिख देते हैं। लेकिन अगर कहीं पे देगा तो अपने कंसिडर करेंगे, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ये WIP के बाद आता है, तो हम WIP मेजर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। आप समझ में आया लॉजिक? हम क्यों COGS पे नहीं कर रहे या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नहीं कर रहे, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे WIP हमेशा मेजर होती है। क्लियर है बात? यस। इस पे हमेशा ऐड होगा फिनिश गुड्स। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, हमेशा याद रखना। चेंज इन इन्वेंट्री अगर वर्ड है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना भाई, दिस इज रॉन्ग। इट्स ऑलवेज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। दिस इज ओपनिंग एड माइनस क्लोजिंग विच गिव्स मी COGS। अब थोड़ा COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स है, गुड्स बेचने का जो कॉस्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आया? यस। तो जो गुड्स है उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट आया दैट इज COGS। अब COGS में ना मैं कुछ इनडायरेक्ट खर्चे, जो सेलिंग के खर्चे वो जोड़ूंगा, दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब फाइनली सेल करने के टाइम पे इस पेन को जब बेच रहा है तो क्या इसका कॉस्ट है, दैट इज अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ सेल, द फाइनल कॉस्ट। बिकॉज कुछ उसका मार्केटिंग का, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आया होगा, तो वो भी यहाँ पे घुस गया होगा, एंड अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। फिर उसने कुछ प्रॉफिट जोड़ी और मुझे ये पेन बेच दिया, ये पेन को मुझे सेल कर दिया उसने। क्लियर है? यस। कॉस्ट शीट ना हमेशा ध्यान रखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आया, वर्किंग कैपिटल के लिए क्वेश्चन आया, हमेशा कॉस्ट शीट बना के आना। हमेशा कॉस्ट शीट बनाना, आपका काम आधा कम हो जाएगा, आधा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट भी हमेशा बनाता है, कोई स्पेशल टिप्पणी नहीं दे रहे हैं हम आपको, कॉस्ट शीट बनाने की सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई हमेशा बना देना पूरी की पूरी। ठीक है, आओ। WC रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट,
कैश कॉस्ट मतलब कि मेरा जो कैश लगा कैश जो मेरा कैश लगा उसका क्या कॉस्ट है, उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट। मतलब सिंपल सा बात, सेल है 100 रुपये का, सेल 100 रुपये का आपने सेल किया तो मतलब आपने डेटर्स रिकॉग्नाइज किए 100 रुपये के। आपने सेल्स किए 100 रुपीज़ का तो डेटर्स रिकॉग्नाइज कितना हुआ 100। सेल्स है 100 तो डेटर्स कितने हुए बताओ प्लीज़ यार। 100, कोई दिक्कत है किसी को? डेटर्स कितने हैं हमारे 100, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ रही है सर। नाउ अगर डेटर्स 100 इसमें प्रॉफिट होगा कुछ, मान लो 20 का प्रॉफिट है, 20 रुपये का प्रॉफिट है तो मेरा कॉस्ट आ गया 80। अब इस 80 का कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी कुछ घुसा हुआ होगा, 5 रुपये का उसको हटाओ तो 75 जो बचा दैट इज़ माई कैश कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट है, सीधी सी बात है ना, 100 रुपये थोड़ा ना मेरा कॉस्ट है। सेल्स में 100 रुपये करो, डेटर्स मैंने 100 रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो कॉस्ट नहीं है। प्रॉफिट हटाया मैंने 80 आया, 80 में से 5 रुपये का डेप्रिसिएशन हटाया बिकॉज दैट इज़ नॉन कैश, वो हटाया तो 75 मेरा एक्चुअल कॉस्ट बता। 75 का वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए ना। आप गए बैंक के पास आप जाके बोले सर मुझे ना वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। बैंक बोलेगा हाँ वेलकम सर, आप बताइए आपको कितने का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। तो आप नहीं बोल सकते सर मेरे 100 रुपये की सेल है तो मुझे 100 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। आपको भगा देगा, आपको मना कर देगा। क्या भैया क्या आप बात कर रहे हो, ये क्या बोल दिया आपने कि 100 रुपये का सेल करते हो तो 100 रुपये का लोन चाहिए? ये तो हद हो गई। नेवर, हमेशा कैलकुलेटेड ऑन कैश कॉस्ट एंड यू विल गेट योर वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे नई कंपनी है बैंक के पास जा रही है फॉर वर्किंग कैपिटल, तो अगर नहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन करे तो कैश कॉस्ट पे निकालना, और अगर वैसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है तो बहुत बार ना सेल्स पे निकाल देते हैं हम, डेटर्स वेटर्स की वैल्यू सेल्स पे निकाल देते हैं। समझ में आ गई आपको? बट मोस्टली आज का इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है आपका कैश कॉस्ट बेसिस, उसी पे प्रेफर करता है सम्स को सॉल्व कराने का। समझ में आई? यस। एक बार देखो मेरे साथ, अब मैंने क्या लिख के दिया आपको। Working capital requirement estimation based on cash cost basis. Cash cost, as the name suggests, is the exact amount of cost actually incurred for calculating working capital. Funds blocked in current assets are actually less than the amount of such assets. Current assets का amount तो डेटर की वजह से दिख रहा है 100, लेकिन पैसा 100 ब्लॉक हुआ क्या? नहीं, तो वर्किंग कैपिटल 100 थोड़ी ना चाहिए। समझ में आई लॉजिक? एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल, डेटर्स था 100 का या 1 लाख का। दिस इंक्लूड्स अ प्रॉफिट कंपोनेंट ऑफ से ₹20,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया 80,000। यहाँ तक सब मेरे साथ है। नाउ दिस कॉस्ट इंक्लूड्स रुपीज डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 विच इज़ अ नॉन कैश आइटम, हेंस एक्चुअल फंड्स ब्लॉक्ड इज 75,000। तो मुझे लोन कितना का चाहिए भाई? 75,000। समझ में आई? यस। इजी लगा कंसेप्ट? हाँ, आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ते हैं सर। चार्ज में लगा ले, हमारा लैपटॉप भी भूखा है, हमारा सिस्टम भी भूखा है सर, उसको भी चार्ज में लगा दीजिए आप। ओके, एज यू ऑल से, एज यू ऑल फिट फ्री, हमने लैपटॉप को भी खाना दे दिया। चलो आओ आगे बढ़ो। क्या कंक्लूजन निकला? इन एग्जाम व्हाट टू डू इन कैश कॉस्ट बेसिस, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी रिमूव फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, डेटर्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल्स इंस्टेड ऑफ सेल्स वैल्यू। डेटर्स की वैल्यू हमेशा करना कॉस्ट पे, ना कि सेल्स पे। ठीक है। फिनिश्ड गुड्स शुड बी कैलकुलेटेड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट कर लेना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, आओ आगे आओ। इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। डबल शिफ्ट का मतलब 9 to 9 की एक शिफ्ट है आपके कंपनी में, 9 to 9 की एक शिफ्ट है, मतलब फैक्ट्री में 9 to 9 लेबर्स काम करते हैं। डबल शिफ्ट करना मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, आपके गुड्स का, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, डिमांड को कैटर करने के लिए आप करोगे, बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो आप, तो फिर आप क्या करोगे? डबल शिफ्ट में गुड्स प्रोड्यूस करोगे। डबल शिफ्ट मतलब 9 AM to 9 PM के अलावा भी 9 PM to 9 AM भी हमारी कंपनी में काम होगी, हमारी फैक्ट्री चालू रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड एज डबल शिफ्ट। अब डबल शिफ्ट का कंसेप्ट में ना काफ़ी टाइम हो गया, डबल शिफ्ट पूछा नहीं है वैसे एग्जाम में, पता है आपको? एग्जाम में डबल शिफ्ट बहुत टाइम से पूछा नहीं गया, तो आई कंसिडर दिस एज इम्पोर्टेंट। डबल शिफ्ट के कंसेप्ट में ना इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज होगा डबल शिफ्ट की वजह से, तो क्या बोलोगे? सर ये बोलोगे क्या मेरा अगर डबल शिफ्ट हो रहा है मतलब काम डबल तो वर्किंग कैपिटल डबल। इज दिस योर आंसर? नो, यू आर टोटली रॉन्ग। डबल शिफ्ट का मतलब सारे खर्चे डबल नहीं होते, फिक्स कॉस्ट डबल होगा क्या?
हमने कितना बार सिखाया आपको, कितना बार डिस्कस किया लेवरेजेस के चैप्टर में कि फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट इन योर वर्किंग कैपिटल। मतलब कितने बार आप वर्किंग कैपिटल के लिए शिफ्ट कर रहे हो, डबल शिफ्ट ले रहे हो, सिंगल शिफ्ट ले रहे हो, फैक्ट्री में कितनी शिफ्ट में काम हो रही है, दैट इज इररिस्पेक्टिव। समझ में आई? यस। अब इधर आओ, आओ ना मेरे संग। When there is extra additional demand for company's products, the workers have to work in additional shifts to cater such demand, जो मैंने आपको बताया। The results in requirement of additional working capital but not on proportionate basis। मतलब डबल हर चीज़ हो रहा तो सारे खर्चे डबल होंगे? नो। इधर देखो, प्रोडक्शन यूनिट्स डबल होगा। खुद से सोचोगे ना इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन सोचो, एक एक चीज़ मैं बोलूँगा आपके मन से हाँ आएगा। प्रोडक्शन का यूनिट्स क्या होगा? दो, आप यहाँ देखो मत, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर आप चेक आंसर देखो मत, ये देखो बस। प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होगा? डबल होगा? यस और नो? यस डबल। ये डबल, सेल्स मेरा डबल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में डबल हो जाएगा। टोटल वर्ड यूज़ किया, डेटर्स टोटल में डबल हो जाएगा, डबल माल बिकेगा। क्रेडिटर्स डबल हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स डबल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे, रॉ मटेरियल यूनिट्स डबल निकलेगी, फिनिश गुड्स यूनिट्स डबल आएगी। WIP स्टॉक क्या होगा? WIP स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, वो कुछ नहीं रहेगा, वो सिंगल रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस वो थोड़ा डबल हो जाएगा। जो वर्क आपने रुका WIP पे थे आप 9 PM पे, तो अगेन जब 9:01 में आप काम रिज्यूम करेंगे आपके वर्कर्स, तो WIP वहाँ से चालू होगा। डबल तो नहीं हो सकता कभी भी, लॉजिकल। WIP डबल नहीं हो सकता, हमने बात की। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या होगा? पर यूनिट तो सेम रहेगा ना, तो सिंगल बोल लो, सेम बोल लो, सेम इज़ द राइट वर्ड। एस मतलब सेम, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट सेम, तो ये सारे चीज़ डबल, लास्ट के 3 सेम। अब आओ, डबल 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 डबल, ये सारे जहाँ तक डबल जो हमने डिस्कस किया, लास्ट का 3 मेरा आया सेम। समझ में आई आपको बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस, डन सर, हो गया, डन हो गया सर। हमने कंप्लीट कर लिया यूनिट 1 इन लेस देन 1 आवर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया लेस देन 1 आवर। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आओ, यूनिट 2 कैश मैनेजमेंट। यूनिट 2 है हमारा क्या? कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्या बोलता है? स्टार्ट करें। 1 मिनट का ब्रेक लेना, 1 मिनट का ब्रेक ले लो। आओ चलो, फुल स्क्रीन कर देते हैं आपके लिए। 1 मिनट का ब्रेक। तो हो गया आपका वाटर ब्रेक सर, आ जाओ। कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग तैयार हो? यस सर, तैयार है हम। आओ एक बार बताओ, फटाफट से बताओ सर, कैश मैनेजमेंट क्या होती है? कैश क्या होता है? किसी को बताने का दरकार है क्या? कैश कैश कैश, सबको पता है कैश क्या होता है, हाँ कि ना? यस, कैश क्या होता है उसमें तो सबको पता है, ठीक है ना। कैश मैनेजमेंट हमारा चैप्टर है। हमारा चैप्टर कैश क्या है? हमारा यूनिट है कैश मैनेजमेंट। अब इसको अलग चैप्टर मान लो, अलग यूनिट मान लो, जैसे भी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में राइट करके आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नाउ व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश। जैसे हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखा, वैसे ही कैश मैनेजमेंट में कैश की मैनेजमेंट सीखेंगे। मतलब कि एक कंपनी को कितना कैश मेंटेन करना चाहिए, क्या कैश बजट रहना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंसेस क्या रहने चाहिए, इस तरह के कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ मॉडल्स इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। समझ में आई? यस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगेन ले लो मेरे संग, फटफट फटफट फटफट। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। कैश ही तो हमारा लिक्विडिटी का प्रतीक है। अरे भाई, अब मार्केट में आपने सुना कभी बात होते हुए, यार लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी नहीं है मतलब, लिक्विडिटी मतलब हुआ हमारा कैश नहीं है, इतना इजीली पैसा निकल नहीं रहा, बन नहीं रहा, हाथ में नहीं आ रहा, उसका मतलब हुआ लिक्विडिटी। तो हमारा अगर कैश है तो दैट इज़ इटसेल्फ लिक्विड। समझ में आ गई बात? किसी भी चीज़ को ना इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो लिक्विड का बात तब होता है जब कितना जल्दी, द मोर इट इज़ लिक्विड the faster it can be converted to cash. The end result is cash. इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी कैश बन सकता है उतना ज़्यादा ये लिक्विड होगा। The faster the better.
इसीलिए रियल एस्टेट के लिए हम कहते हैं कि वो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है हमारा, वेयर एज एन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड इन्वेस्टमेंट। बिकॉज जल्दी से हमारे पास राइट है, फ़ोन में एक स्वाइप मारा एंड स्टॉक बिक गया एंड आपके पास कैश आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट दैट एग्जिस्ट बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली टू मीट एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट्स। ठीक है, इट इज़ अ नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट। क्या बोल रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, कैश नॉन इनकम जनरेटिंग कैसे है? एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी ट्रू। समझो बात को, आपके पास कैश पड़ा है आपके बैंक के लॉकर में, या आपके पास कैश पड़ा है आपके अलमीरा में, आपके ड्रॉर्स में, आपके वॉलेट में। तो वॉलेट में जो कैश पड़ा है, मेरे जेब में जो कैश पड़ा है, ये जो मेरे जेब में कैश पड़ा है, ये कैश जेब में बैठे बैठे अपनी वैल्यू खो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बैठे बैठे अपनी वैल्यू कम कर रहा है, डिटोरिएट कर रहा है, खो रहा है, इनकम जनरेट करके नहीं देता मुझे। दैट इज़ वाई कैश बाय इटसेल्फ इज़ अ नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट। समझ में आया? समझ में आई? यस। बट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन अवॉइडिंग लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, एवरी कंपनी शुड मेंटेन एन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। वो ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं वो अपने इस चैप्टर में सीखेंगे। थ्रू आउट द ईयर टू केटर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सीजेंसीज, मतलब इमरजेंसी, कंटिजेंसी, वैसा। ठीक है, कैश मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एफिशिएंटली कलेक्टिंग कैश टू मेंटेन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड कॉस्ट। क्या बोला मैंने बोला कैश मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस फॉर मैनेजिंग effectively and efficiently your cash, the collection process and the payment। समझ में आया? कैश बजट, कैश बजट, कैश बजट, कैश बजट, कैश बजट क्या हुआ? अब सबसे इंटरेस्टिंग, कैश बजट ना कोई नई चीज़ नहीं है, जो डे टू डे इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स में डेली होती हैं, वीकली होती है, मंथली होती है, जो बजट अपने बनाया जाता है कि भैया मेरी सैलरी इतनी है, मेरा ये खर्चा हर महीने जाता है। सपोज़ मेरी सैलरी आई 1 लाख, सिंपल कैश बजट। ठीक है ना, एकदम इजी टॉपिक, इतना इजी कि क्या बताए। उफ, रिसेंट एग्ज़ाम कौन सा बताओ तो? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया, किससे बताए? जनवरी 25 में कैश बजट पूछ लिया था 5 नंबर का। पिताजी ने आपको रुपए दिए आज महीना के स्टार्टिंग में, आज है अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में आपको पैसा मिला, कैश रिसीव्ड हुआ आपको फ्रॉम डैड, कितना? 1 लाख। कैश रिसीव्ड आपको आज हुआ 1 लाख का, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आप इससे क्या करोगे? अब आप इससे एक्सपेंसेस करोगे। ट्रैवलिंग का आपको एक्सपेंस लगता है डेली का, वो आप एक्सपेंस माइनस करोगे। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस महीना भर में आपके आया 20,000। आर्बिट्ररी फिगर्स है भाई, ऑडिट करने मत बैठना। ऑडिट करने का मौका कब मिलेगा? इंटर पास करो तो ऑडिट भरपूर करना। ठीक है, ट्रैवलिंग का आपको एक्सपेंस लगा 20,000 रुपये का। बुक्स आपने परचेज़ किए, कुछ क्लासेस ली, बुक्स, ट्यूशन्स, एजुकेशन पे खर्चा लगा आपका 40,000 रुपये का। कितना बचा? और सपोज़ आप एक पार्ट टाइम काम भी करते हो, पार्ट टाइम आप एक बिज़नेस भी करते हो, पार्ट टाइम बिज़नेस करते हो आप मूवी टिकट सेल करने का, तो सेल्स रिसीप्ट कितना हुआ आपका? रिसीट फ्रॉम सेल कितना हुआ? 10,000 सब महीना में। तो अल्टीमेटली क्या कैश का बजट रहा आपका? कैश बैलेंस कितना हुआ? कैश बैलेंस कितना हुआ बताओ ना प्लीज़। 1 - 20 - 60 40 40 + 10 50,000, ये आपका कैश बजट रहा एट एंड ऑफ, क्या बोला मैंने बोला एट एंड ऑफ अप्रैल। किसी को दिक्कत है यहाँ पे मेरी बातों से? नहीं। सडनली अब क्या होगा, मई महीना जब आएगा ना, मई महीना में ये जो आपका है, ये जो आपका 50,000 है ना, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मई के लिए। ओ यस, अभी आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? कैश रिसीव्ड की जगह इसको ऐसे लिख दूँ, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं हम आपको? ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना आया? 50,000 यहाँ पे। एंड अगेन आपका ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, फिर कुछ बैलेंस आएगा एक्स, ये एक्स आपका ऑपेस जून में स्टार्टिंग हो जाएगा। कुछ नया बात, कुछ डिफ़िकल्ट ऐसा बढ़ा दिया कि सर इंटर लेवल की पढ़ाई करा दी क्या?
डेली काम करते हो, सारे घरों में ऐसे बजट बनते हैं। पूछना घर जाके, पापा मम्मी हम ऐसे क्या घर के बजट बनाते हैं? सबका जवाब आएगा हाँ। फॉर्मेट अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सारे घरों में इस तरीके से चलती है। आपको इंस्टीट्यूट, आपका कंसेप्ट, आपका चैप्टर, आपका सिलेबस में क्या दिया है? कैश बजट बनाना। कैश बजट बनाने के लिए सेम चीज़ डिट्टो यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम। फॉलो करने के बाद बैलेंस दिया हुआ रहेगा, कुछ खर्चे और कुछ दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसीट फ्रॉम सेल्स ऑफ मूवी टिकट्स। अब एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट में एक कंपनी का एग्जांपल रहेगा तो उसमें क्वेश्चंस तो अच्छे रहेंगे ना। उसमें सेल्स, उसका डेली ऑपरेशंस जो है, सेल्स है, मान लो कैमरा बनाने की कंपनी है तो कैमरा सेल्स से क्या रुपया आता है, लेकिन रुपया जो आता है डेटर्स खड़े होंगे, क्रेडिट सेल्स हुआ, डेटर से रुपया रिसीव कब होता है, वो सब छोटे छोटे पिक्यूलियर माइनर एडजस्टमेंट होंगे। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा वो लेस होगा और आपको अकॉर्डिंगली कुछ बजट बनेगा। ऐसा एक बजट का टेबुलर प्रेजेंटेशन करके आ जाना एंड यू आर थ्रू। समझ में आया? क्वेश्चन करा दूंगा एक। सर इच्छा आया ना एक क्वेश्चन करा देते सर तो मज़ा ही आ जाता। क्यों फिगर करते हो? कॉन्टैक्ट एसएप। हमारे को एसएप क्लासेस को कॉन्टैक्ट करने पे आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिलती है। येस और नो? हाँ। आओ नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। बुक से दिखा दो फटाफट। इट इज़ अ टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। प्रिपेयरिंग कैश बजट्स कैसे? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसीट पेमेंट मैंने हटाया, बैलेंस कुछ आया, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग की तो वो मैं अकॉर्डिंगली ले लूँगा। अगर दिया हुआ रहे तो ठीक, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहे तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाता है। जैसे भी हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का लगा के कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल इजी सा फॉर्मेट। एक सेकंड देख लो, नज़र घुमा लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। फ्लोट एंड काइंड्स ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट क्या है? फ्लोट, फ्लोट। अब ये वर्ड आपने ऐसे तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या इसका एप्लीकेशन है ये आप नाम से पर से नहीं समझ सकते या नहीं सोच पाओगे, तो नॉर्मल चलते हैं एक बार। ठीक है ना? फ्लोट का मतलब क्या हुआ? फ्लोट का मतलब अगर हम बोले फ्लोट क्या हुआ? हमारा पानी है, पानी के ऊपर हम अगर मान लो एक बैलून रखा जाता है तो बैलून क्या करता है? फ्लोट करता है पानी में। दैट इज़ एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फ्लोट। ठीक है ना? अब यहाँ पे सिलेबस में वो मतलब जाएगा क्या सर? बैलून पे हम क्या बैलून को फ्लोट कराएंगे पानी पे, वैसा कुछ बात करेंगे? नो, नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ फ्लोट का क्या मतलब है, बात समझो। फ्लोट मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कलेक्शन। फ्लोट मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कलेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार इधर देखो। अब इधर देखोगे तो समझ में आ जाएगी। फ्लोट हमारा चैप्टर है। ठीक है, फ्लोट कंसेप्ट में क्या बोलता है? फ्लोट इज अ टाइम गैप। एक बार मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखना दो प्लीज। बिटवीन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कलेक्शन। मैंने बताया आपको ये चीज़, मतलब क्या हुआ इसका? एक कंपनी है, एग्जांपल आप गए रेस्टोरेंट में डिनर करने, रेस्टोरेंट गए आपने। ठीक है, अगर आप एक रेस्टोरेंट गए डिनर करने, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या हुआ? जो आपको रेस्टोरेंट में उसने आपको आपका डिनर दिया, फूड दिया, खाना दिया, दैट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द रेस्टोरेंट पर्सपेक्टिव। अल्टीमेट कलेक्शन क्या हुआ? उसने आपको डिनर दिया, आपने डिनर खाया, आपका काम ख़त्म, आपने कंज्यूम कर लिया गुड्स को, उसके बाद वो बिल लेके आता है। थोड़ा टाइम लगाता है, यस और नो? वो बिल लेके आता है, आप बिल चेक करते हो बढ़िया से, फिर ऑफ़र चेक करते हो फ़ोन में, हाँ कि ना में जवाब देंगे। फ़ोन में ऑफ़र चेक करते हो कि भैया कहाँ सबसे सस्ता ऑफ़र लग जाए, कौन से कार्ड में, किसके पास पूछते हो सबसे अपने दोस्तों से कि यार ये कार्ड है वो कार्ड है। टाइम लगाते हो, टाइम किल करते हो, उसके बाद आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई यूज़ करते हो, कार्ड यूज़ करते हो या कैश यूज़ करते हो, वो आप उसको देते हो। फिर वो हमारा जो अटेंडेंट है वो लेके जाता है अंदर अपने सीनियर के पास, वो वहाँ पे हिसाब करता है एंड बैलेंस आपको देता है। अब आपका जो टाइम गैप हुआ बिटवीन आपका बिल देने से लेके उसको पैसे देने तक, रैदर आपके फूड को ख़त्म होने से लेके खाना आपका ख़त्म हुआ तो अब ऑब्लिगेशन उसका आ गया बिल का, वहाँ से लेके उसको अल्टीमेटली पैसा मिलने तक, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब आपका खाना हुआ, अल्टीमेट कलेक्शन मतलब उसको पैसा मिलने तक जितना टाइम गैप लगता है, दैट इज़ माई फ्लोट। समझ में आया? ईजी लगा? अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने? हाँ,
इसी चीज़ को कंपनी के और तरीके से सोचोगे तो और इजी लगेगा। ये रिमोट बनाने वाली कंपनी, ये रिमोट बनाने वाली कंपनी, ये एक रिमोट है, ठीक है ना, ये हमारे लाइट का रिमोट है, वैसे इसे हम लाइट चेंज कर सकते हैं। ये लाइट का रिमोट है हमारा। ये लाइट रिमोट बनाने वाली कंपनी क्या करती है, रिमोट बनाती है, रिमोट बना के माल डिलीवर करती है। डिलीवर करने के बाद अपना बिल भेजने में टाइम लगाता है। बिल भेजने के बाद वो पर्सन, मैं अगर उसका कंज्यूमर हूँ तो मैं बिल चेक करता हूँ, मैं चेक काटता हूँ, चेक काटने के बाद वो चेक जाता है बैंक में, बैंक टाइम लगाता है, फिर उसको वहाँ पे चेक मिलता है, सॉरी उसको फिर वो चेक जमा करता है बैंक में, फिर बैंक टाइम लगाता है एंड देन उसको क्लियर होता है पेमेंट। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। ये जो अलग अलग इंटरवल्स आ रहे हैं कलेक्शन तक, इसमें 4 टाइप के फ्लोट इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आया मेरे बात? एक बार इधर आओ, किताब से दिखाते हैं अब। फ्लोट मीन्स द टाइम गैप बिटवीन द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेट कलेक्शन। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड को हटा दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आओ, काइंड्स ऑफ फ्लोट में मैंने कहा आपको 4 टाइप का फ्लोट है। पहला बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट मतलब मैंने खाना खाया, वो टाइम लगा रहा है मुझे बिल देने में, तो मेरी कोई गलती नहीं। टाइम बिटवीन डिलीवरी ऑफ गुड्स, मैंने खाना खाया एंड सेंडिंग इनवॉइस टू कस्टमर, तो दैट इज बिलिंग फ्लोट। अब सेकंड आता है मेल फ्लोट। टाइम टेकन टू, जो मेल फ्लोट मतलब टाइम टेकन बाय द पोस्ट टू डिलीवर चेक टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस मतलब समझ लो टू क्या बोलते हैं, टू सेलर, टू सेलर, ठीक है। हेड ऑफिस मतलब सेलर। टाइम टेकन बाय पोस्ट मतलब आपने यहाँ पे कंसिडर किया मेल फ्लोट को। आजकल मेल फ्लोट ना एलिमिनेट हो जाता है। वाई? बिकॉज चेक से पेमेंट कम पे कम हुए जा रहे हैं। बट अज्यूमिंग, एक बार अपने यहाँ पे जो लिखा है उसको समझते हैं। तो मेल फ्लोट हुआ कि आपने चेक काटा, आपने चेक जमा किया, चेक पोस्ट को दिया, चेक पोस्ट किया, अब उसका हेड ऑफिस है मुंबई में, मैं बैठा हूँ कोलकाता में, अब वो चेक जा रहा है मुंबई तक, वो मुंबई में वो चेक पहुँचता है, तो जो टाइम लगता है दैट इज़ मेल फ्लोट। फिर चेक प्रोसेसिंग फ्लोट मतलब वो जो चेक है, टाइम टेकन बाय द सेलर टू डिपॉजिट द चेक, उसको चेक मिला, अब वो जाकर टाइम ले रहा है डिपॉजिट करने में बैंक में, तो चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अब लास्ट में भैया बैंक तो टाइम लेगा ही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जनरली 3 दिन में अगर सेम बैंक नहीं हो तो क्लियर हो जाता, सेम बैंक हो तो 1 से 1.5 दिन में चेक क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपका चेक क्लियर होगा, दैट इज़ बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। अब यहाँ पे लगा 3 दिन, यहाँ लगा 2 दिन, यहाँ लगा 1 दिन, यहाँ लगा 3 दिन, तो अल्टीमेटली कितना हुआ, 3 2 5 1 6 3 9 डेज़ का हमारा टोटल फ्लोट आया। फ्लोट से ना कोई आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता, आई अंडरस्टैंड, बट थ्योरी में ना इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली कोई फ्लोट पूछ लिया, जनरली एक अकेला फ्लोट 4 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, या तो 2 नंबर के लिए एक फ्लोट पूछ लिया, 4 नंबर के लिए मिला के दोनों पूछ लिया, 4 नंबर के लिए चारों पूछ लिए, 4 नंबर के लिए व्हाट इज़ फ्लोट एंड काइंड्स ऑफ फ्लोट पूछ लिया, कुछ भी तरीके से 4 नंबर तक का ये क्वेश्चन बन जाएगा, ईजिली बन सकता है, इवन 5 नंबर भी बन सकता है। समझ में आई? तो अपने इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, वेज टू स्पीड अप द कैश कलेक्शन एंड रिड्यूस फ्लोट। 4 नंबर का क्वेश्चन आया कि काइंड्स ऑफ फ्लोट बताओ एंड वेज टू रिड्यूस फ्लोट, ऐसा करके 2 और +2 का ब्रेकअप में आया। तो आपने ऊपर काइंड्स ऑफ फ्लोट तो आधा नंबर के लिए चारों बताए, फिर आपने 2 नंबर के लिए ये 2 ठो वेज लिखा। सबसे पहला वे तो सबसे ईजी, आप सबको पता है किसका कंसेप्ट। किसी ने रिलायंस डिजिटल गया है? कोई रिलायंस डिजिटल गया है? हाँ या ना में बोलो मेरे को, हाँ या ना में जवाब दो। कोई रिलायंस डिजिटल गया है? हाँ से हम रिलायंस डिजिटल गए हैं। कभी आपने शॉपिंग की रिलायंस डिजिटल से, तो आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि शॉपिंग आपने कर ली, 5 बजे आपने माल ख़रीद लिया, माल फाइनल कर लिया, उसको बोल दिया आपने वेंडर को कि भाई मेरे को ये लैपटॉप फाइनल है या ये मोबाइल फ़ोन मेरी फ़ाइनल है, ये मोबाइल फ़ोन मुझे कर दे। आपने 5 बजे तक इसको कंफर्म कर दिया, आपको बिल बना के देते देते वो लगा देता आधी घंटा। हाँ या ना में सोच के बोलो सब कि रिलायंस डिजिटल में आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, और भी जगह किया होगा, बट रिलायंस डिजिटल इज़ द कॉमन एग्जांपल जो मैं लेता हूँ। टाइम लगाता है वो बिल देने में। वाई? बिकॉज उसका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सेंट्रलाइज तरीके से उसका ऑपरेशंस चल रहा है अभी भी। सेंट्रलाइज्ड मतलब वो उस ब्रांच से वो बिल के सारे डिटेल्स जाते हैं पहले हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से क्लियरेंस आता है, देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो बिकॉज सेंट्रलाइजेशन है तो आपका टाइम लगता है, बिकॉज ये सेंट्रलाइजेशन है। क्या बोला मैंने? SENTRALISATION, सेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? अब इसका उपाय हमने बचपन में सीखा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइज कर देना, उस ब्रांच को ही अथॉरिटी दे देना कि भाई अपने लेवल पे ही तू डील कर ले, आगे काम को बढ़ा ले, अपने लेवल पे ही तू बिल को फाइनल कर ले, बिल फाड़ के दे दे और पैसा ले ले। 5 बजे के आधी घंटा की जगह 10 मिनट में काम हो जाएगा। समझ में आई? दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बैंक में भी क्या होता है ना,
डिसेंट्रलाइजेशन कलेक्शन सिस्टम या फिर कंसंट्रेशन बैंकिंग। क्या बोलता है कि मल्टीपल कलेक्शन सिस्टम्स इन डिफरेंट एरियाज इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अलग अलग कलेक्शन सिस्टम खोल दीजिए आप अलग अलग एरियाज में इंस्टेड ऑफ वन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। ईजी था, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज अ लॉक बॉक्स सिस्टम। ये आपने प्रैक्टिकली मोस्टली नहीं देखा होगा, मल्टीपल रीजन से। पहला बात तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मल कंपनीज इंडिविजुअल्स तो कर ही नहीं सकते। सेकेंडली, कंसिडरिंग जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, NEFT RTGS की पॉपुलैरिटी बढ़ी जा रही है, तो ये चेक का सिस्टम ऐसे भी कम पे कम धीरे धीरे क्या बोलते हैं ऑब्सोलीट हुए जा रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज चेक्स ऑब्सोलीट के तादार पे जा रहे हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम की पॉपुलैरिटी भी घटी जा रही है। बट लॉक बॉक्स सिस्टम होता क्या है? लॉक बॉक्स सिस्टम ये होता है कि एक पोस्ट ऑफिस का स्पेशल बॉक्स आप खुलवा लेते हो, बैंक को बोल के खुलवा लेते हो, जिस इज़ एक्सपेंसिव, जिसमें आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट करते हो कि भाई अब सारे पेमेंट, सारे चेक्स तो उधर डायरेक्टली दे, तो मुझे चेक मत दे, मुझे चेक देगा, मैं बैंक जाऊँगा, वो टाइम में बचाना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली वहीं पर ही चेक जमा कर। बैंक को मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि तू बैंक वहाँ से चेक उठा और उसको क्लियर में लगा दे। अब इधर देखो, कंपनी पुट्स इन प्लेस द बॉक्सेज एंड ऑथराइजेस इट्स बैंक्स टू पिक अप रेमिटेंसेज इन द बॉक्सेज। ऑल्सो द कस्टमर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेल द रेमिटेंसेज देयर इन। मेल मतलब भाई जीमेल मेल का बात नहीं, और मेल मतलब वो पोस्ट वाली मेल। दिस प्रोसीजर रिड्यूसेस द टाइम एंड मनी फ्रॉम हैंडलिंग एंड डिपॉजिटिंग चेक्स। ड्रॉबैक, वेरी एक्सपेंसिव। अनदर ड्रॉबैक की गेटिंग ऑब्सोलेट। गेटिंग ऑब्सोलेट बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज डिजिटलाइजेशन या NEFT लिख दूँ बस समझ जाओगे, यस, बिकॉज NEFT। ठीक है, इजी था। हाँ, आगे बढ़ो। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स फॉर ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का कैश मैनेजमेंट मॉडल सिखाते हैं अब आपको। ये सिखाएंगे, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन कराएंगे, आधी घंटा 40 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 आवर्स में अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आप सीरियसली बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार देना और दोस्तों के संग शेयर मार देना, ठीक है ना। आओ, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स फॉर ऑप्टिमम कैश बैलेंस। क्या बोलता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस? एक बॉमल्स EOQ मॉडल। EOQ मॉडल आपने सीखा है, EOQ मॉडल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाँ या ना? यस। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ मॉडल में बॉमल ने क्या किया, उसी को लिया और अपना बॉमल से EOQ मॉडल बना लिया। इस पर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चन है। एक है मिलर ORR मॉडल, एक मिलर वापस आ गया, वही मिलर मोदी गिलानी मिलर वाला मिलर, और दूसरा है एक ORR, नया बंदा के संग जुड़ता है। ये मिलर अकेले काम नहीं करता, जुड़ के एक और मॉडल बनाया which is only theoretical, which deserves a 4 mark question in your theory portion in your examination, which is very easy and logical also। ठीक है, अब मेरे साथ सुनो, बस मेरे संग सुनोगे, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगी सारी बातें, लेकिन सुनने का काम तो भाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉमल्स EOQ मॉडल क्या बोलता है? बॉमल्स EOQ मॉडल बोलता है क्राफ्टेड बाय विलियम J बॉमल। ये पर्सन का नाम है, आपको याद रखना। नो, ये बोलता है कि कैश लेवल विद जो एग्जैक्टली EOQ अपने इन्वेंट्री में सीखा ना यार, वही चीज़ है, कुछ नई बात नहीं करता, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। इधर सीधा फॉर्मूला से कराते हैं। इसलिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 280/C। अपने वहाँ पर भी सीखते रूट ओवर 2AO/C सीखा होगा, बेसिस से बेसिस। वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता था, A इज़ एनुअल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे भी वही ये था। T इज़ यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, और C इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। एग्जैक्टली सेम चीज़, सेम कंसेप्ट, सेम टर्म्स आपने सीख रखा है कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिटेल में वहाँ पर। तो यहाँ पे तो फिर भी छोटा टॉपिक है ये, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और बड़ा टॉपिक है ये। अब कुछ अजम्पशंस रहते हैं मॉडल, एक बार देख लो। कैश नीड्स ऑफ द फर्म इट्स यूनिफॉर्म यूज़ बोथ आर नोन इन सर्टेनिटी। इट्स यूनिफॉर्म यूज़ और कैश का नीड्स दोनों सर्टेनिटी से पता रहता है। कैरिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर नोन एंड इज कांस्टेंट। ये 2 अजम्पशन है, याद कर लेना, आगे बढ़ना, वरना ये मॉडल स्टैटिक नहीं रह पाता, बन नहीं पाता। अब आओ एक एक चीज़ का डिस्कशन करते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट नोट्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुआ? ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ब्रोकरेज, दैट इज माई ट्रांजैक्शन कॉस्ट T। कैसे फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ? कैरिंग कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फोरगॉन ड्यू टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब समझो, आप इसको बहुत जगह क्वेरी आता है यहाँ पे, मतलब समझो। कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश क्या हुआ?
कैश का बात हो रहा है ना, अपने क्या करेंगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालेंगे ना। ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालेंगे मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन व्हाट, ऑन एन इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ करो ऑन एन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अब क्या हुआ कि मेरे को मान लो कैश नहीं रखता तो मेरे को 14% का रिटर्न मिलता मार्केट में, तो 14% इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मुझे कंसिडर करना होगा इन माई ऑप्टिमम कैश बैलेंस। समझ में आई लॉजिक? यस, दैट इज़ व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फोरगॉन या रिटर्न फोरगॉन ड्यू टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तभी कैश मेरे पास आया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब तभी मेरे पास कैश आया और मेरा इंटरेस्ट फोरगॉन हुआ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, ए बाई क्यू बाई इंटू टी, क्यू इज़ द लॉट साइज, ये मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट या डिसबर्समेंट, क्यू इज़ द लॉट साइज और टी इज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट। अपने को मालूम है कि हर लॉट में कितना लगता है, डिवाइड कर दो लॉट साइज से और इंटू कर दो रिक्वायरमेंट से, मेरा ट्रांजैक्शन का कॉस्ट आ जाएगा। ईजी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग कोई भी नंबर लेके सोचोगे तो आपका आंसर ऐसे भी बन जाता। सी इज़ कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कैसे निकाला मैंने जो लॉट साइज़ है वो लिया, उसको डिवाइड किया 2 से, इंटू किया मैंने सी, मतलब लॉट साइज़ डिवाइड बाई 2 इंटू सी। स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, हमेशा ये एग्जाम में यूज़ करना। कैरिंग कॉस्ट इज़ इन परसेंटेज, ठीक है। आगे आओ, बॉमलियो की डन। मिलर ओआरआर मॉडल, मिलर ओआरआर मॉडल क्या होता है देखो, इट इज़ अ मोर रियलिस्टिक मॉडल दैन बॉमल्स मॉडल, ज़्यादा काम का अच्छा मॉडल है ये। अब ये मॉडल क्या बोलता है, मेरे संग संग देखो। बॉमल सॉरी मिलर ओआरआर मॉडल अपने डिस्कस कर रहे हैं। ये मॉडल क्या बोलता है, लिख लो एक बार। मिलर ओआरआर मॉडल, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, या साथ साथ लिखते चलो प्लीज़। अपने इसको क्या ऑप्टिमम बोलते थे, नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल कैश बैलेंस, अपर लिमिट, अपर लिमिट बोल सकते हो, मैक्स या अपर लिमिट। इसको आप कर सकते हो नॉर्मल, मिनिमम या लोअर लिमिट, लोअर। अब आपका कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो कैश है ना, आप नॉर्मल लेवल से कैश बैलेंस में स्टार्ट करता है कंपनी, ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, टाइम बीत रहा है। ग्राफ को रीड कैसे करते हैं मैंने सिखाया आपको। अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है ना, आप सबसे पहले रीड कैसे करोगे ग्राफ, ग्राफ रीड ऐसे करते हैं कि जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है आपका, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, जो एक्स एक्सिस में दिया हुआ है ना उसको देखते हैं सबसे पहले, मतलब टाइम। टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है तो टाइम बढ़ रहा है। तो मेरा कैश बैलेंस में क्या होता है, कैश बैलेंस में क्या हो रहा है, टाइम नहीं भाई, ये से यहाँ जाते हैं ग्राफ रीड करने में, ठीक है। तो टाइम मेरा अगर बढ़ रहा है तो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ माई कैश बैलेंसेस, नाउ यू विल चेक आउट हियर। मेरा टाइम जैसे से बढ़ रहा है, कैश बैलेंसेस बढ़ रहा है, मैं सडनली पहुँच गया एक ठो मैक्सिमम बैलेंस पे। जैसे ही मैं मैक्सिमम बैलेंस पे पहुंचूंगा ना, कंसेप्ट बोलता है आप सीधा क्या करोगे, परचेस कर लोगे इन्वेस्टमेंट और पहुंच जाओगे ऑप्टिमम लेवल पे, पहुंच जाओगे नॉर्मल लेवल पे। देन आप ऑपरेट करोगे, मान लो ऊपर नीचे जा रहे हो, नीचे यहाँ तक हो, जब तक इस रेंज में हो तब तक ठीक है। सडनली कोई रीज़न से आप नीचे आ गए, देन आप सेल करोगे अपने इन्वेस्टमेंट्स, अगेन आपको रीच वापस करना है ऑप्टिमम लेवल पे या नॉर्मल लेवल पे रादर, एंड अगेन आप ऑपरेट करते रहोगे। अब इधर आओ, जैसे ही आपका कैश का टाइम बीतते आपका कैश बैलेंस पहुंच गया मैक्सिमम या अपर लिमिट पे, एक लिमिट सेट की जाती है कंपनी द्वारा, तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट्स खरीद लेते हो, कैश को अपना रिलीज़ करते हो, तो मेरा कैश नीचे आ गया, कैश बैलेंस है वो कम हो गया। अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, सडनली कोई रीज़न से आपका बिजनेस ख़राब हुआ, आप नीचे आ गए, मिनिमम कैश पे आ गए, तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट मान लो खरीदा था उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे बेच दोगे और आप नॉर्मल कैश तक आ जाओगे। उतना ही बेचोगे जितना में मैं नॉर्मल पहुँच सकूँ, ध्यान दे रहे हो, हाँ। अगेन आप नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो। दिस इज द एंटायर मॉडल ऑफ मिलर ओआरआर मॉडल, दिस इज द एंटायर मॉडल। समझ में आया, लॉजिकल लगा, अच्छा लगा। क्या बोलता है मॉडल, देखो ना प्लीज़। अंडर दिस मॉडल एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज अनसर्टेन, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट हमारा अनसर्टेन इस मॉडल में। गर्मी बढ़ रही है,
गर्मी का मौसम बहुत अब आ रहा है, सब बच्चे ध्यान देना, अच्छा अच्छा हाइड्रेटेड रहना, ठीक है ना। अ कंपनी बिगिंस एट नॉर्मल कैश बैलेंस एंड इट परचेजेस इन्वेस्टमेंट्स व्हेन कैश बैलेंस इज मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। मतलब अंडर दिस मॉडल एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज अनसर्टेन। एनुअली मेरा क्या रिक्वायरमेंट होगा वो अनसर्टेन है। कंपनी एक नॉर्मल बैलेंस पे स्टार्ट करती है, यहाँ पे नॉर्मल जगह पे, एंड इट परचेजेस इन्वेस्टमेंट्स व्हेन कैश बैलेंस इज मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। कैश बैलेंस मैक्सिमम हुआ तो इन्वेस्टमेंट खरीद लो, नॉर्मल पे आओ उतना ही खरीदो जितना पे नॉर्मल पे आए। बिजनेस चालू है, अगर कोई रीज़न से ख़राब हुआ नीचे आ गया तो उतना ही बेचो जितना पे नॉर्मल पे आए। नथिंग टू बी डन व्हेन बैलेंस इज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके और इसके बीच में कहीं पे भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब नॉर्मली चलेगा। यहाँ पहुँचा तो धड़ाम से नीचे, यहाँ पहुँचा तो धड़ाम से यहाँ ऊपर। इसको ऑप्टिमम या नॉर्मल लेवल पे अपने को रहना है। समझ में आ गया। रिटर्न पॉइंट भी बोलते हैं, वाई, बिकॉज हम इस पर रिटर्न करते हैं, यहाँ से रिटर्न करते हैं, यहाँ से रिटर्न करते हैं, इसीलिए। विजुअलाइज करो सर प्लीज़, एक बार ध्यान से देखो। फुल स्क्रीन करें 1 मिनट के लिए, देख लो प्लीज़ अच्छे से। विजुअलाइजेशन आपका होना ज़रूरी है, समझ रहे हो लाडलो मेरे बच्चों, मेरे राजा। योर विजुअलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। देख लिया आपने, समझ लिया। आ जाए हम भी, चलो। आगे बढ़ो। फ्यू थ्योरी कंसेप्ट्स कवर्ड बाय आईसीआई। कुछ थ्योरी कंसेप्ट है। ये है मनी मार्केट ऑपरेशन, ये कट कैसे गया यहाँ पे, सॉरी। ये है मनी मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना, मनी मार्केट ऑपरेशंस, MMO, मनी मार्केट ऑपरेशंस। एक सेकंड दो। मनी मार्केट ऑपरेशंस की बात कर रहे थे हम। मनी मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, मनी मार्केट का मतलब बताओ, सिंपल बात सुनो। हल्का सा कट गया बियर में, दैट बुक में आपका पूरा सही है, यहाँ पे हल्का कटा हुआ, आई डोंट नो, चेक कर लेंगे हम बाद में, ठीक है ना। बड़ा कोई दरकार नहीं अपने को बुक का, मैं समझाता हूँ, आप सुनो बस। मनी मार्केट ऑपरेशंस क्या बोलता है, मनी मार्केट ऑपरेशंस मतलब मनी मार्केट क्या हुआ, एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारा हुआ जो हमारा स्टॉक मार्केट हुआ, दैट इज़ कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट। एंड सेकंड इज़ बेसिकली इक्विटी मार्केट, ठीक है। एंड सेकंड इज़ मनी मार्केट, ठीक है। अब मनी मार्केट इज़ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ट्रेड होते हैं, दैट इज़ मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कोई कमर्शियल पेपर हुए, ट्रेजरी बिल्स हुए, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हुए, वो सब जहाँ पे ट्रेड होंगे दैट इज़ मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट ऑपरेशंस कंपनियाँ करती हैं। मनी मार्केट ऑपरेशन से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाने के लिए काम आता है। शॉर्टर टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्टर टर्म डिपॉजिट्स, समझ में आया। ये आपका कंटेक्स्ट है मनी मार्केट का, इसको ध्यान रखना, एक बार इसको रीड कर लेना, काम हो जाएगा। ऐसे जनरली आई डोंट नो, पूछेगा नहीं पूछेगा, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट मुझे लोग आपकी किताब में दिए हुए हैं, वही मैंने सेम टू सेम उठा के आपके लिए यहाँ डाल दिया। चलो, पेटी कैश इंप्रेस्ड सिस्टम क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता। सिंपल सा बात है कि एक पेटी कैश का बांध लो सिस्टम की, वीकली 5000 रुपीज़ दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होगा, आपका पेटी कैश शॉर्टेज पड़ गया तो वापस 5000 रिस्टोर किया जाएगा। एंड आपका ऑपरेशंस डेली के छुटर पुटर खर्चे हुए ना, प्रिंटर के पेपर लाना, चाय कॉफ़ी का खर्चा होना, नीचे स्टेशनरी लेके आना, इस टाइप के कुछ भी खर्चे हुए पेटी एक्सपेंसेस, तो उसके लिए कंपनियां पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम बनाती है, जिसमें डेजिग्नेटेड अमाउंट हर वीकली या हर मंथली जैसे भी हो डेलीगेट कर देती है, एलोकेट कर देती है। एंड उसमें से एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसका अलग से हिसाब रखने का ज़रूरत फिर नहीं पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट रिजल्ट्स को दरकार नहीं है, वो आप कर लोगे। वर्चुअल बैंकिंग क्या हुआ, डिजिटल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग मालूम है सबको कि प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट फिजिकल ब्रांचेस, जैसे आपको मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, सारे आपके वर्चुअल या डिजिटल बैंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं या तरीके हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे कंटेंट आपके पास इसमें लिखने के लिए, मुझे मालूम है, आप लिख देना, आपका काम बन जाएगा। क्या एडवांटेजेस है वर्चुअल बैंकिंग के, लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच का। वर्चुअल बैंकिंग लॉस इंप्रूव्ड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड अवेलेबल टू कस्टमर रैपिडली एक्यूरेटली एट इट्स कन्वीनियंस। घर बैठे बैठे आपको वर्चुअल बैंकिंग आप कर ले तो आपके कन्वीनियंस में होता है, रैपिडली कर पाते हो, जल्दी जल्दी काम होता है, प्रोसेसिंग जल्दी होती है, कोई लैग का स्कोप या प्रोबेबिलिटी नहीं रहता। समझ में आया,
डन, सेल्फ नोट का पोजीशन आ गया, मतलब वी आर डन। कल अपने स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कवर्ड इन कॉस्टिंग है तो नहीं करना है, कल अपने करेंगे डेटर्स मैनेजमेंट, ठीक है। सर वीडियो एंड कर रहे हो, वी आर डन क्या? नो, एक सम करते हैं। चलो कैश बजट का एक बहुत अच्छा सम मैंने लेके आया आपके जनवरी एग्जाम का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनवरी 25 फॉर 5 मार्क्स, एक पेज का क्वेश्चन पूरा पूछा था कैश बजट पे। चलो देखते कौन सा बच्चा करेगा। मेरे संग संग देखो, के लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स दिया हुआ है इसका, ये इसके मंथली सेल्स दिए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, जीपी रेशो दिया हुआ है 20%। कॉग्स दिया हुआ है, नेक्स्ट मंथ में पे होता है। सर कॉग्स निकालेंगे कैसे? सेल्स दिया हुआ है, जीपी रेशो दिया हुआ है, कॉग्स आ जाएगा। पेड इन नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर का डेटा नहीं है तो अक्टूबर का क्वेश्चन करने बोलेगा भी नहीं, जैसा मुझे लगता है। सेल्स आर इन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज़ 2 मंथ्स, 2 मंथ का सिर्फ क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा। मतलब अप्रैल में जो सेल हुआ ना उसका पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, विच इज़ जून में। मई में जो हुआ उसका पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, विच इज़ जुलाई में। समझ में आया लॉजिक? यस, 2 महीना क्रेडिट का मतलब 2 महीना क्रेडिट है, मतलब जहाँ हुआ उससे 2 महीना बढ़ा दो। अप्रैल से 2 महीना बढ़ाओगे तो जून, मई से आएगा तो जुलाई, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ, और कितना है वो यहाँ पे दे दिया, सारा चीज़ दे दिया, बस आपको उस फॉर्मेट में डालना, आंसर आ जाएगा। इजी लग रहा है? यस। एक बार मेरे संग संग सीओजीएस निकाल लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, सीओजीएस निकालो, यहीं पर साथ साथ निकाल लो मेरे साथ। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो ग्रॉस प्रॉफिट 10 का 20% 2, इसका 2.4, इसका 3.0, इसका 2, 2.6, 2.80, ठीक है। सीओजीएस क्या हुआ? दिस माइनस दिस मतलब 8, 12 माइनस 2.10.6 होना चाहिए, इसका 12, इसका 8, इसका 10.4 हुआ ना, 11, हाँ, और ये हुआ 11.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 14 माइनस 2.12, हाँ ठीक ही है। चलो नेक्स्ट, तो आपको सीओजीएस मिल गया, हाथों हाथ ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर में, सिर्फ 3 लाख का एक वन टाइम पेमेंट जाएगा सितंबर महीना में यहाँ पे, ठीक है। कैश बैलेंस है तो 1 जुलाई दे दिया आपको 1.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस, या ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ टेक्निकली, अप्रैल से है ना, तो 1 जुलाई का बैलेंस दे दिया 1.5। देखते हैं आगे क्या बोलता है। कंपनी हैज़ टू मेंटेन, दिख रहा है ना आपको? यस, ये लो अच्छे से और देखो, कंपनी हैज़ टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। ध्यान से एक बार हाईलाइट करना, तो मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ 1 लाख। इफ़ देयर इज बैलेंस डेफिसिट होगा इन एनी मंथ तो कंपनी विल टेक अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन एंड कैश बैलेंस एक्सीड करेगा 2 लाख से, एक्सीड करेगा 2 लाख तो कंपनी विल इन्वेस्ट द एक्सेस अमाउंट ऑफ 2 लाख। अगर 1 लाख से कम हुआ, 1 लाख से कम हुआ, कम हुआ तो जितना होगा, अगर 80,000 होगा तो 20K का लोन लेगा। अगर 2.5 लाख हो गया तो 50K का क्या करेगा? बेच देगा ना, इन्वेस्ट कर देगा, मतलब कैश को कम कर लेगा। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। ध्यान देना भाई, मेरे अप्रैल से चालू कर देते बच्चे, फिर बोलते सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। अप्रैल से कर भी समय नहीं बनता, वैसे भी जुलाई से करने बोला है, जुलाई से करने बोला है आपको, क्या जुलाई से करने बोला है? कैलकुलेशन नेक्स्ट कैश बजट बनाने। चलो बनाए साथ में। अच्छा चलो आपको 1 मिनट दे करने के लिए, आओ 1 सेकंड के लिए कर लो खुद एक बार ट्राई, 1 सेकंड के लिए करने दूंगा। फ़ोटो खींच लो, वॉश कर लो, जो आपको सही लगे। अप्रैल जुलाई से बनाना है, कैश बजट बनाना है जुलाई से। हो गया डन? आओ आप लोग देखो, पॉज कर सकते हो, यूट्यूब पे हो आप लोग, ठीक है ना। अब मैं कराता हूँ फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट।
प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कौन कौन से महीनों का बनाना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का बनाने बोला है, बना देंगे। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस 1.5, यहाँ लिख लो रुपीज़ इन लैक्स, यहाँ लिख लो रुपीज़ इन लैक्स। पर्टिकुलर्स क्या हुआ? 1.5 कैसे? पर्टिकुलर्स बोल रहा हूँ, सॉरी। ओपनिंग बैलेंस 1.5 कैसे? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, कैश बैलेंस 1.5, ठीक है। ऐड करो, रिसीट्स ऐड कर लो। क्या रिसीट आएंगे हमारे? क्या रिसीट आएंगे बताओ तो? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सेल्स आर इन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज अलाउड फॉर 2 months। मतलब अप्रैल का मिलेगा जून में, मेरे को अप्रैल से मतलब है नहीं। मई का मिलेगा जुलाई में, तो मुझे मई का जो जुलाई में मिलेगा, बिकॉज मैं जुलाई से बना रहा हूँ, तो आई विल कंसिडर 12। लिख दो मनी फ्रॉम डेटर्स। कितना है? 12 लेस पेमेंट्स। फटाफट से पेमेंट्स लेस करो। सी ओ जी एस मैंने निकाल के रखा ऑलरेडी। सी ओ जी एस क्या है? सी ओ जी एस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब जून का सी ओ जी एस से अपने को मतलब है किसका? जून का सी ओ जी एस से जो जुलाई में आएगा। वाई? बिकॉज सी ओ जी एस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जून का क्या है सी ओ जी एस? 12। कैसे आया? हमने यहाँ कैलकुलेट किया। आप इसका भी टेबल बना सकते हो, बना सकते हो, बनाना ही है। व्हाट आई एम सेइंग इज़, ये वाला टेबल जो है ना, ये वाला सिर्फ इतना सही टेबल बना देना एग्जाम में अलग से। मैंने ऊपर ही बना दिया, तो उसी से लेवरेज कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस था कुछ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था कुछ। इजी लग रहा है कैश बजट बनाने में? कुछ भी मेहनत, कुछ बुद्धि लगा रहे हैं? नहीं, जो दिया हुआ पुट कर रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर पेड इन द सेम मंथ। मतलब जुलाई का 1.2 है, 1.2 आ गया। अब देख लो कुछ छूट गया क्या भाई? जीपी का काम हो गया, सीओजीएस ले लिया मैंने, क्रेडिट सेल्स ले लिया, इनडायरेक्ट ले लिया। डिविडेंड सितंबर का है तो सितंबर में आएगा। 3 lakhs विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। कैश बैलेंस ऑन 1st July 24 वॉज रुपीज़ 1.5 lakhs। और कुछ दिया हुआ है मेंटेनेंस का बाद में वादा। हाँ बस डन। तो निकालो क्या आया? बैलेंस कितना आया? रेड से लिखो बैलेंस एक बार। हाथ में कैलकुलेटर लेके बैठे हो भाई, एफएम का क्लास कर रहे हो। 1.5, 12 कट गया, -1.2। ओहो, ये तो आया सिर्फ 0.3। तब 0.3 अगर ये आया तो मुझे क्या करना होगा? क्या बोलता है? 0.3 अगर आया, मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन लूँगा। ऐड लोन, ऐड शॉर्ट टर्म लोन 0.70 का, और मेरा ये बन गया 1 लाख। ये 1 लाख, तो अगेन ये 1। समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया ना भाई? दिस वन स्टेप, शॉर्ट टर्म लोन हमने ऐड किया बिकॉज हमको क्लोजिंग बैलेंस करना था 1 लाख। यहाँ लिख लो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 1 लाख। अब वापस रिसीट पे आओ। रिसीट हमारा क्या है? 2 महीना बाद ना, हमने अभी रिसीट लिया 12, तो अब लेंगे 15, जो कि अगस्त में मिलेगा, राइट। तो अब वी विल टेक दिस एज 15। फास्ट करो। अब हमारा लिखा हुआ है, सिर्फ पुट करना है। सी ओ जी एस पुट करो। सी ओ जी एस मैंने लिया था 12, तो अब मैं लूँगा 8, ये वाला। नेक्स्ट मंथ जाता है सी ओ जी एस, इसीलिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम मंथ का है, तो 1.2 लिया था, अब लूँगा 1। सितंबर में डिविडेंड का बात था, तो अभी डिविडेंड का भी कोई चर्चा नहीं करना, कैलकुलेट करो।
तो ये आया 16 माइनस 8 माइनस 1, 7 आ गया सीधा, सर चढ़ के चला गया, भाग गया एकदम। अब क्या बोला था कि अगर 2 लाख से बेसी होगा देन द कंपनी विल इन्वेस्ट, तो 2 लाख से बेसी में हो गया तो मतलब 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे। तो लोन ये आया था 7, हमने लिया तो लोन, अभी करेंगे इन्वेस्ट या फिर इन्वेस्ट, तो ये आ गया 2 लाख। अगेन ये 2 लाख चला जाएगा ऊपर। समझ में आया फ्लो? हाँ। अब सितंबर का हिसाब बनाओ फटाफट से, रिसीट करो। रिसीट कितना आया सितंबर का? 10 आएगा। 10 लाख का रिसीट आया सितंबर में। COGS का पेमेंट आएगा 10.4, 10.4 का COGS का पेमेंट। ब्लू से नहीं करें? ओके, चेंज कर दो कलर, सॉरी रेड से नहीं करते, ब्लू से कर लेते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे है? देखो सितंबर का ये रहा, सेम मंथ का 1.3। एक पेमेंट और लेना है सितंबर में, सिर्फ क्या है? डिविडेंड। 3 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसको भी लेस कर लो। जगह नहीं है तो जगह बना लेते हैं डिविडेंड के लिए भी फटाफट से। डिविडेंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट जाएगा ना, डिविडेंड का पेमेंट विल बी पेड नॉट रिसीव्ड, तो पेमेंट गया। तो अब आप निकालो बैलेंस, रेड से लिख लेंगे बैलेंस। कितना आया? 10 + 2 12, 12 माइनस 10.4 माइनस 1.3 माइनस 3 माइनस 2.7। कैश बैलेंस चला जा रहा है -2.7। अब आप बताओ क्या करें सर? अब आप बताओ क्या करें सर? सिंपल सी बात है, जो कर रहे थे वैसे ही अपने को करना। कितना? 1 का मिनिमम बैलेंस चाहिए, तो 3.7 का अपने बोरिंग करेंगे, 3.7 का बोरिंग करेंगे, तो ये आ गया 1। डन, बन गया। क्या हमारा क्या बन गया बताओ? कैश बजट बन गया। दिस इज़ द सोल्यूशन जो आपको एग्जाम में करना है। इसमें 5 में 5 मिलता है आपको। ये वाला जो टेबल है जो मैंने यहीं क्वेश्चन के बगल में बनाया, ये वर्किंग नोट दिखा देना एक, बस डन, दैट इज़ इट। कैसा लगा कैश बजट? बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा कैश बजट पूछ लिया, कैश बजट हमने तो किया ही नहीं था। कैश बजट हमें लगा आता नहीं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। यार कैश बजट सबसे ईजी है। कुछ टेक्निकल बुद्धि लगाई मैंने, कुछ पढ़ा हुआ नॉलेज लगाया, खुद के देखो नॉर्मल एक बजट बनाया, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का जैसा मूड वैसे डेटा बनाएगा। देखो पेड इन द नेक्स्ट मंथ की जगह सेम मंथ दे देता तो मैं सेम कंसिडर करता, GP रेशियो कुछ और देता वो कंसिडर करता। कोई क्वेश्चन में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जो दिया हुआ है उसको लगाने का और आंसर निकालने का। समझ में आया? आओ फुल स्क्रीन में आओ। So guys, with this we end our today's lecture. I hope so you found this helpful. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी रीच बढ़ सके। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरी पूरी प्लेलिस्ट मैंने पूरी रिवीजन की लगाई है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, जो मई और सितंबर 25 या जो भी आप आगे के टर्म में दे रहे हो, आप अच्छे से देखो और पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सी अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ।